आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लोगों को शक है कि अमर युशान और अमर जिशान को वह नियमावली मिल गई है तो अब तक किसी ने उन पर हमला क्यों नहीं किया। अमर युशान को खत्म करना किसी भी बड़े यूनिवर्स संगठन के लिए बहुत आसान होना चाहिए। लू यिन इस खबर से हैरान रह गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमर युशान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर मैनुअल होने का संदेह है। जो भी कभी फॉलन सी वाटर्स गया है वह भी संदेह के घेरे में है और ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि अमर युशान पर पहले कभी किसी ने हमला करने की कोशिश नहीं की हो। आपको क्या लगता है कि उसे चोटें कैसे लगी? वह इतना गंभीर रूप से घायल है कि कई संगठनों का उस पर से संदेह दूर हो गया। हमें भी ठीक से नहीं पता कि उसके पास अमर मैनुअल है या नहीं, हम बस जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं। यूनिवर्स में अभी भी कई लोग हैं जिन्हें इसी तरह का संदेह है, रूबेन ने उत्तर दिया। लू यिन ने सिर हिलाया क्योंकि यह बात उसे समझ में आ रही थी। उसने स्टारफॉल सागर के बारे में पहले भी सुना था। यह एक प्राचीन स्थान था और अतीत में बहुत से लोग यहाँ आ चुके थे। यूनिवर्स में मौजूद संगठन चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए वहां जाने वाले हर एक व्यक्ति की जांच करना असंभव था। अमर युशान से भी कहीं अधिक शक्तिशाली कई लोग थे जिन पर अमरता मैनुअल रखने का संदेह था। इसलिए चूंकि अमर युशान कई संदिग्धों में से एक था, उस पर कई लोगों की कड़ी नजर थी। बस इतना ही जानना काफी है। अमर युशान के देहांत से पहले महान यू साम्राज्य के ज़ेन्यू तारा पर जाओ और जिशान वंश का खजाना ढूंढने की कोशिश करो। अंतर्ब्रह्मांड के कुछ शक्तिशाली लोग हरकत में आने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बेवजह जोखिम मत उठाओ। हमने तुम्हें राजा जिशान की पहचान सिर्फ इसी वजह से नहीं दी है। इस पद से तुम सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ते रहोगे, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपनी अंतिम बात कहकर रूबेन ने जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। लू यिन के मन में अभी भी कई सवाल थे और उसने तुरंत वापस फोन किया, लेकिन उसे बताया गया कि आईडी अब मौजूद नहीं है, जिसका मतलब था कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। घरवाले बेहद सतर्क थे, इतना कि उसके पास उनसे संपर्क करने का कोई तरीका भी नहीं था। इरविन व्यापारियों से मिलने के स्थान से फ्रॉस्टवेव वीव के पहले क्षेत्र के उत्तरी भाग तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगे, क्योंकि इसमें युद्ध क्षेत्र से होकर गुजरना शामिल था। इतना खाली समय मिलने पर लू यिन मास्टर वुशेंग द्वारा दी गई पुस्तकों के पन्ने पलटता रहा। कई दिन शांतिपूर्वक बीत गए। फिर एक दिन सभी व्यापारी अंतरिक्ष यान रुक गए क्योंकि उनके आगे का अंतरिक्ष अवरुद्ध हो गया था। अवरोध के पार लू यिन ने एक भीषण युद्ध होते देखा। अंतरिक्ष का शून्य प्रकाश से भर गया क्योंकि ग्रह इतनी ऊर्जा के साथ विस्फोटित हुए कि उनके चारों ओर स्थानिक विकृतियां फैल गईं और ब्लैक होल ने अपने निकट आने वाली हर चीज को निगल लिया। लू यिन के लिए यह पहली बार था जब उसने इतने बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष युद्ध देखा था। इस्तेमाल किए गए तकनीकी हथियार किसी शक्तिशाली साधक की तरह ही आश्चर्यजनक थे। एक ही किरण पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। ये तो अधिकांश अन्वेषक क्षेत्र के विशेषज्ञों की क्षमताओं से भी परे था। ब्रह्मांड विशाल था और यहाँ की लड़ाई महज कई लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन फिर भी लू यिन के लिए यह बेहद चौंकाने वाली थी। अंतरिक्ष में शक्तिशाली योद्धाओं के बीच हथियारों की बौछार हो रही थी और बम फट रहे थे। शक्ति और प्रौद्योगिकी का एक आदर्श संयोजन, यही आधुनिक युद्ध था। लू यिन का अंतरिक्ष यान बुरी तरह हिल गया। उसके सामने ही कई ग्रह नष्ट हो गए थे और इस विनाश के कारण अंतरिक्ष स्थिर हो गया था। कुछ ही समय बीता था कि लू यिन ने एक बड़े हटे कट्टे आदमी को एक लाल रंग के ग्रह के ऊपर मंडराते हुए देखा, जिसके हाथ में चाकू था और चेहरा उदास था। उस आदमी ने ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे दर्जनों युद्धपोतों को घृणा से देखा और बस एक आह भरी। उन अंतरिक्ष यानों पर लगे हथियार बेहद शक्तिशाली थे और एक्सप्लोरर्स को नष्ट करने में सक्षम थे। हालांकि उन्हें फायर करने से पहले काफी समय लगता था, इसलिए अधिकांश एक्सप्लोरर्स इन हथियारों के तैयार होने से पहले ही हमला कर देते थे और आसानी से अंतरिक्ष यान को नष्ट कर देते थे। इसी वजह से इन धीमी गति से फायर करने वाले अंतरिक्ष यानों के चारों ओर हमेशा सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। वह हट्टा कट्टा आदमी पूरी तरह असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने सामने मौजूद अंतरिक्ष यान को नष्ट करना चाहता था, लेकिन दोनों खोजकर्ता उसे निश्चित रूप से रोक देंगे। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास अंतरिक्ष यान के हथियारों द्वारा उसे और उसके घर को नष्ट कर दिए जाने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एक बड़ी त्रासदी थी। अंतरिक्ष में होने वाली कोई भी लड़ाई जिसमें एक्सप्लोरर्स शामिल होते थे, निश्चित रूप से बड़े अभियान होते थे और ये लड़ाई लू यिन के लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव थी। हालांकि वह इसे देखकर उत्साहित नहीं हुआ। इसके बजाय उसे केवल दुख हुआ क्योंकि इस लड़ाई ने उसे यूनिवर्स में अपने अनुभवों की याद दिला दी। ब्रह्मांड जंगल के नियमों का पालन करता था और वह इस सर्वव्यापी नियम के प्रति अत्यंत सजग था। कई अंतरिक्ष यानों ने अपने हथियार दागे और अपने घर की रक्षा कर रहे एक्सप्लोरर ने हताशा में आसमान की ओर चीख मारी और अंततः ग्रह के साथ ही गायब हो गया। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। कई लोगों को एक्सप्लोरर अजेय लगते होंगे क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। हालांकि इस व्यक्ति की शक्ति के बावजूद इस स्थिति में उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साधना का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। कुछ ही समय बाद व्यापारी बेड़े के सामने लगी स्थानिक मुहर हटा दी गई और वे उत्तर की ओर बढ़ते रहे। जब लू यिन घेराबंदी करने वाले अंतरिक्ष यान के पास से गुजरा तो अनजाने में उसकी नजर एक खोजकर्ता से मिली जो एक अंतरिक्ष यान की रक्षा कर रहा था। उस खोजकर्ता की आंखों में निर्मम और बेरहम भाव थे और उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह स्पष्ट रूप से युद्ध क्षेत्र का एक अनुभवी योद्धा था, कोई साधारण योद्धा नहीं। वह कहां से आया था? क्या वह दूसरे राजकुमार के साथ था या महान यू साम्राज्य से? इरविन व्यापारियों का सौभाग्य था कि महान यू साम्राज्य का युद्ध एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। व्यापक युद्धों के कारण अधिकांश अंतरिक्ष समुद्री लुटेरे छिपने के लिए वापस चले गए थे, इसलिए कुछ ही दिनों में व्यापारी बेड़ा बिना किसी परेशानी के पहले क्षेत्र में पहुंच गया। अपने मोटे बॉस को विदाई देने के बाद लू यिन ने अपने साथ चलने के लिए कुछ पैसे लिए। ये ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ न मिलने से बेहतर थे। अपने अंतरिक्ष यान में अगले गंतव्य का समय निर्धारित करने के बाद वह ज़ेन्यू स्टार की ओर चल पड़ा। ज़ेन्यू स्टार की अपनी पिछली यात्रा की तुलना में वर्तमान सुरक्षा बेहद कड़ी थी।
3 विशाल सेनाएं लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही थीं और सैनिक ग्रह के पास आने वाले प्रत्येक अंतरिक्ष यान की जांच कर रहे थे। लू यिन ने देखा कि बाह्य ब्रह्मांड से बाहर के कई अंतरिक्ष यान ग्रह में प्रवेश कर रहे थे, उनमें से कई अमरता के नियमावली की खोज में लगे होंगे। जैसा कि अपेक्षित था, अमर युशान की मृत्यु के कगार पर होने के कारण आंतरिक ब्रह्मांड के शक्तिशाली लोग अब छिपने की जहमत नहीं उठा रहे थे और हर संभव लाभ प्राप्त करने के लिए प्रकट हो गए थे। अमर युशान की मृत्यु होते ही वे सभी महान यू साम्राज्य में खजाने की खोज करने की योजना बना रहे थे। सौभाग्य से यहाँ कोई भी वास्तव में इतना शक्तिशाली नहीं था, जिससे संकेत मिलता है कि आंतरिक ब्रह्मांड अमर युशान के खजानों से बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं रखता था। यह स्वाभाविक था। आखिरकार अमरता के नियमावली के बारे में अफवाह थी कि यह अभ्यासकर्ता को अमरता प्रदान करती है, इसलिए यह एक अद्भुत कला होनी चाहिए। उस कथित शक्ति के बावजूद अमर युशान अब इतनी दयनीय स्थिति में थे। स्थिति को देखते हुए लू यिन का मानना था कि अमर युशान को शायद अमरता का नियमावली प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि इनवर्स के कई शक्तिशाली लोग सदियों की अपनी कड़ी मेहनत को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसे अपने नुकसान की भरपाई करने का अपना आखिरी प्रयास मानते थे। रंग बिरंगे अंतरिक्ष यानों को एक लंबी सीधी कतार में करीने से सजे देखकर लू यिन ने राजा ज़िशान होने का फायदा उठाते हुए सुरक्षा चौकी के प्रभारी का नाम पता किया। ये देखकर वह मुस्कुराया। वह एक जाना पहचाना व्यक्ति था, लॉन्ग चू। वही था जिसने राजधानी में प्रवेश करते ही लू यिन के खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि लू यिन ने उससे निपट लिया था और अब लॉन्ग चू शिकार के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि शिकार को दूसरे राजकुमार ड्यूक युशान के साथ चले जाना चाहिए था। लॉन्ग चू को अभी भी वहीं घूमते देखकर लू यिन काफी हैरान था। आपका विनम्र सेवक लॉन्ग चू महाराज ज़िशान को प्रणाम करता है। उसके आसपास के पहरेदारों ने भी झुककर प्रणाम किया। महाराज ज़िशान को प्रणाम। लू यिन ने लापरवाही से हल्की सी आवाज निकाली और आंखों में शरारत भरी चमक के साथ लॉन्ग चू की ओर देखा। तुम अभी भी राजधानी के तीसरे दौर में हो? लॉन्ग चू के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। जी हाँ, कृपया इस वैकल्पिक मार्ग से ज़ेन्यू स्टार में प्रवेश करें। लू यिन ने उसे एक और नजर डाली और फिर सैनिकों के पीछे पीछे ज़ेन्यू स्टार की ओर चल पड़ी। लॉन्ग चू ने आंखों में चमक लिए लू यिन को अपने अंतरिक्ष यान में जाते हुए देखा। राजधानी का पूरा माहौल पहले से बिल्कुल बदल गया था। चारों ओर उदासी छाई हुई थी और कहीं कहीं मुस्कान दिखना मुश्किल था। युग चाहे जो भी हो, जब भी कोई शाही परिवार बिखरता था, साम्राज्य में भारी उथल पुथल मच जाती थी। अब जब दूसरे राजकुमार ने साम्राज्य के साथ विश्वासघात कर दिया था, तो कई लोगों ने भविष्यवाणी की कि महान यू साम्राज्य विपत्ति के दौर में प्रवेश करने वाला है। ये स्पष्ट था कि युद्ध निकट था। लू यिन ने राजा ज़िशान के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर महल में प्रवेश किया। कई सुरक्षा जांचों के बाद वह अमर युशान के समक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट को आधे तरल स्नान में डूबे हुए पाया। लू यिन ने गहरी सांस ली। महाराज को प्रणाम। अमर युशान के चारों ओर अनेक चिकित्सक भाग दौड़ कर रहे थे। साथ ही तृतीय और पंचम शाही स्क्वाड्रन के कप्तानों सहित कई शक्तिशाली अधिकारी गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे। जुए लैंग और हुआओ किंगशान पास ही खड़े होकर अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यानपूर्वक नजर रख रहे थे। अमर युशान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और लू यिन को देखकर कमजोर आवाज में कहा, लू यिन, मेरे करीब आओ। लू यिन ने कुछ कदम आगे बढ़कर प्रणाम किया। महाराज। अमर युशान ने गहरी सांसें लीं और अपना सिर थोड़ा हिलाया। शायद अत्यधिक थकावट के कारण वह जल्द ही अपनी मूल स्थिति में लौट आया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, लू यिन, मैं इतना बुरा दिख रहा हूं, इसके लिए क्षमा करें। मैं मर रहा हूं। लू यिन ने भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं हो। तुम एक शक्तिशाली शिकारी हो और कम से कम 1000 साल तक जीवित रहोगे। अमर युशान मुस्कुराया, सिर हिलाया और फिर आह भरी। इनवर्स निर्दयी है। स्टार बैटल लिस्ट में शीर्ष 20 में होने से क्या फर्क पड़ता है? वे सब लोग राक्षस हैं। लू यिन, क्या आप एस्ट्रल 10 में ठीक हैं? लू यिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं एस्ट्रल 10 का नेता हूं। कमरे में मौजूद हर कोई चौंक गया। नेता बनना कोई आसान काम नहीं था। भले ही एस्ट्रल 10 को इनवर्स से बाहर निकाल दिया गया था, फिर भी यह एक ऐसी अकादमी थी जो कई प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करती थी। इनवर्स के कुछ प्रतिभाशाली छात्र भी इस अकादमी में शामिल हुए होंगे, इसलिए इतने सारे प्रतिभाशाली छात्रों के बीच उसका नेता बनना आउटवर्स में शायद पहली बार हुआ होगा। अमर युशान जोर से हंस पड़ा, लेकिन फिर जल्दी ही उसे जोर से खांसी आ गई, जिससे सभी डॉक्टर डर गए और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। लू यिन असहाय होकर वहीं खड़ा रहा। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह सोच रहा था कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और ज़िशान कबीले के खजाने को खोजने में आसानी के लिए वह भी ताला तोड़ने वाला बन गया है, लेकिन अमर युशान की कमजोरी को देखते हुए वह इतनी उत्तेजक बात कह ही नहीं सकता था। अगर सदमे से उसकी मौत हो गई तो क्या होगा? कुछ देर बाद अमर युशान संभल कर बोला, बधाई हो लू यिन। एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी की हर शाखा में कुछ न कुछ प्रतिभाशाली लोग होते हैं और एस्ट्रल 10 भी इससे अलग नहीं है। तुम्हें इस पद की कद्र करनी चाहिए। खासकर निदेशक खांसी, वो कभी एक चरम शक्ति थे। लू यिन ने सिर हिलाया। मैं समझ गई महाराज। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, अमर युशान का चेहरा और भी गंभीर हो गया। जल्दी से अकादमी लौट जाओ और साम्राज्य के मामलों में दखल मत दो। याद रखना, दखल मत देना और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना। इसके बाद उन्हें फिर से जोर से खांसी आने लगी। लू यिन के बगल में खड़े हुआ किंगशान ने कहा, आप बेहतर होगा कि चले जाएं, महाराज ज़िशान। महाराज को इलाज की जरूरत है। लू यिन ने अमर युशान को प्रणाम किया और धीरे धीरे पीछे हट गई। लू यिन महल में घूमने लगा और पीछे मुड़कर देखने लगा। सम्राट की आसन मृत्यु उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दुखद थी। प्रथम राजकुमार डोरेन युशान अपने भाई ड्यूक युशान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, जबकि वैंडी युशान अंतरलोक में बहुत दूर थी। महान यू सम्राट के अंतिम दर्शन के लिए उनके कोई बच्चे या पोते पोती भी उपस्थित नहीं थे। डोरेन युशान कई सदियों से जीवित था और उसके अपने कई बच्चे और पोते पोती थे, फिर भी उनमें से किसी को भी अमर युशान के निकट आने की अनुमति नहीं थी। इस समय सम्राट के लिए सबसे अधिक इच्छा अपने बच्चों से मिलने की थी। सभी का ध्यान अमर युशान की हालत पर केंद्रित था और किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि लू यिन महल में इधर उधर घूम रहा था।
उसके सभी कार्यों को तब तक क्षमा किया जा सकता था जब तक वह अमर युशान को परेशान नहीं करता था। महल बहुत विशाल था और लुयिन ने काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़िशान वंश के खजाने को कहां से ढूंढना शुरू करे। क्या ड्यूक युशान को पता था? क्या इसीलिए उन्होंने लुयिन को इसे ढूंढने का सुझाव दिया था? लुयिन को नहीं पता था, लेकिन अगर पता भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास ड्यूक से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। लुयिन इतना भोला भी नहीं था कि यह सोचे कि कोई उसे देख नहीं रहा है। वह जानता था कि महल में कदम रखते ही उसका गैजेट निगरानी में लगा दिया गया था। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और लुयिन अब महल में अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं घूम सकता था, इसलिए वह बाहर चला गया। विशाल प्रवेश द्वार के सामने अनगिनत अधिकारी अमर युशान के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे। लुयिन ने उनमें से 2 को देखा जिनसे उसने अतीत में रिश्वत मांगी थी। लुयिन उन्हें कुछ हद तक परिचित भी मानता था। सभी अधिकारियों ने लुयिन को महल से निकलते देखा और उन्होंने गौर किया कि उन्हें देखकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए। उनके दोनों परिचितों के चेहरे पर विशेष रूप से उदासी छाई हुई थी। अधिकारियों का अभिवादन करने के बाद लुयिन वहां से चले गए। ये स्पष्ट था कि इस समय उनमें से किसी के पास भी उनसे मिलने जुलने की ऊर्जा नहीं थी। हालांकि जैसे ही वह जाने वाले थे, अचानक एक उड़ने वाला वाहन दिशा बदलकर लुयिन की ओर तेजी से बढ़ा और उनसे बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। लुयिन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने बड़ी आसानी से जहाज को चकमा दिया और फिर पीछे मुड़कर देखा कि उसे कुचलने की कोशिश किसने की थी। एक आदमी वाहन से बाहर निकला और लुयिन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली क्रूर मुस्कान थी। जैसे ही लुयिन ने उस आदमी को देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक आ गई, क्योंकि उसने उसका चेहरा पहचान लिया था। यह आदमी आउटवर्स यूथ काउंसिल का सदस्य था और बाजीर के 2 लिमिटियर्स में से एक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। मैं तो बस यही कहने वाला था कि आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। क्या तुम्हें भी एस्ट्रल 10 से निकाल दिया गया? उस आदमी ने लुयिन को घूरते हुए ताना मारा। लुयिन ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? लुयिन के अपमानजनक जवाब से लिमिटिया क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लुयिन उसके जैसे लिमिटिया के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत करेगा। हम घोस्टफायर के साथ तुमने जो किया उससे शुरुआत कर सकते हैं। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपाहिज कर दिया है? प्रतिभाशाली? बेवकूफ जैसा। वह तो बस एक दयनीय प्राणी था जिसे अपनी जन्मजात क्षमता से हमलों से बचना आता था। उसका शरीर इतना कमजोर था कि मैंने उसे एक ही हमले में अपाहिज कर दिया। क्या आप इसे प्रतिभा कह सकते हैं? लुयिन ने ताना मारा। लिमिटिया ने अपने उबलते गुस्से को दबाने के लिए मुट्ठियां भींच लीं। युवा परिषद में भी प्रतियोगिताएं होती हैं और घोस्टफायर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे हमने प्रशिक्षित किया था। चूंकि तुमने उसे अपाहिज कर दिया, मैं अभी तुम्हारे साथ भी वही करने जा रहा हूं और तुम्हें सिखाऊंगा कि कुछ लोगों को नाराज क्यों नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसका जीवन भर पछतावा होगा। फिर लिमिटिया लुयिन की ओर दौड़ा और एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी प्रचंड ऊर्जा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लुयिन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। ये व्यक्ति लिमिटिया होने के साथ साथ आउटवर्स यूथ काउंसिल का सदस्य भी था और आउटवर्स के मानकों के अनुसार वह बहुत शक्तिशाली माना जाता था। हालांकि एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी के लिमिटियरों से लड़ने के आदी लुयिन के लिए यह आदमी बहुत कमजोर था। वह ज्यादा से ज्यादा क्रेयनोर के बराबर था। सच कहें तो यह अपने आप में काफी प्रभावशाली था कि इस लिमिटिया को ब्लेज रियल रैंकिंग में दूसरे स्थान के योद्धा के बराबर माना जा सकता था। हालांकि वह सिर्फ एक लिमिटिया था, लेकिन आउटवर्स का लिमिटिया आमतौर पर इनवर्स के मेल्डर के बराबर ही माना जाता था। यह व्यक्ति चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह लुयिन से बहुत पीछे था। बैंग! लुयिन ने लिमिटिया के हमले को आसानी से रोक दिया, जिससे महल के रक्षक सदमे में रुक गए। वे लुयिन की रक्षा के लिए आगे दौड़ रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लुयिन ने उसका हाथ हल्के से दबाया और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज हवा में गूंज उठी। लुयिन के और जोर से दबाने पर लिमिटिया दर्द से चीख उठा, जिससे उसकी मुट्ठी चकनाचूर हो गई। फिर उसने उसका हाथ नीचे की ओर घुमाकर उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लिमिटिया ने गुस्से से ऊपर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो, मैं युवा परिषद का सदस्य हूँ। लुयिन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि किसे नाराज करना ठीक नहीं है। फिर उसने 3 स्टैक का इस्तेमाल करके उस आदमी को जमीन पर पटक दिया, जिससे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बन गया। इस दृश्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। आउटवर्स यूथ काउंसिल का एक शक्तिशाली लिमिटियर लुयिन से कैसे पूरी तरह हार सकता है? एस्ट्रल 10 में शामिल हुए उसे कितना समय हो गया है? क्या एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी ने सचमुच उसकी शक्ति में इतना बड़ा उछाल ला दिया है? लुयिन ने गड्ढे में बैठे लिमिटियर की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जाओ और वजीर को बताओ कि उसने अतीत में क्या कहा था। मैं आउटवर्स यूथ काउंसिल में शामिल हो जाऊंगी। फिर वह जवाब का इंतजार किए बिना ही चला गया, जबकि लिमिटियर गुस्से से दांत पीस रहा था। वह क्रोधित था, लेकिन साथ ही अचंभित भी। महान यू साम्राज्य से इतनी कम दूरी पर रहने के बाद इस व्यक्ति में बहुत सुधार आ गया था। उसे इतनी करारी हार केवल एक एक्सप्लोरर से ही मिली थी, लेकिन लुयिन ने उसे एक मेल्डर होते हुए ही हरा दिया था। आखिर वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? आसपास खड़े कुछ अधिकारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। राजा ज़िशान में जबरदस्त बदलाव आ गया था। अगर पहले वह महज एक साधारण व्यक्ति थे जो अपने नए पद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वह एक प्रतिभाशाली युवा बन चुके थे जिन्होंने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। हालांकि साम्राज्य में उनका प्रभाव अभी इतना कमजोर था कि वे कोई खास असर नहीं डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया था और अब कोई भी उन्हें कम नहीं आंकेगा। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जब एस्ट्रल 10 फ्रॉस्टवेव वीव में आया था, तब लाखों युवाओं ने प्रवेश परीक्षा दी थी। एक प्रतिष्ठित अकादमी सचमुच किसी व्यक्ति को बदल सकती है। राजा ज़िशान महल पहले जैसा ही दिख रहा था। लुयिन ने पूरे महल की छानबीन की, लेकिन उसे ज़िशान वंश के खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। उसने अनिच्छा से आह भरी, अगर उसे खजाना नहीं मिला तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने आकाश में बने 3 वलयों की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई।
क्या अब आकाश पशु पंजे की पूरी कला सीखने का समय आ गया है? भले ही अब यह उतना उपयोगी न हो, फिर भी मैं इसे पूरी तरह से सीखना चाहता हूं और पांचों हॉल मास्टर्स को चुनौती देना चाहता हूं। अब उनकी शक्ति को परखने का समय आ गया है। हालांकि महान यू साम्राज्य में हुई उथल पुथल के कारण कुछ अभिजात वर्ग के लोगों ने यू अकादमी छोड़ दी थी, लेकिन उनमें से अधिकांश वहीं रह गए थे। एक दिन बाद गेरबाक एक मीनार की चोटी पर बैठा था और उदास चेहरे के साथ नीचे झील को निहार रहा था। वह सोच रहा था कि क्या साम्राज्य आने वाले तूफान का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगा। उसका गैजेट बजने लगा और उस पर एक नजर डालते ही गेरबाक की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसमें हिम्मत तो है, पांचों हॉल मास्टर्स को चुनौती दे रहा है। लगता है उसने एस्ट्रल 10 में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। खैर, हम पांचों ने अपनी असली काबिलियत के दम पर ये पद हासिल किए हैं। अगर वो सोचता है कि कुछ ही महीनों में वो हमारी बराबरी कर लेगा सिर्फ इसलिए कि उसने जल्दी तरक्की कर ली है, तो वो सपना देख रहा है। गेरबाक ने तुरंत बाकी हॉल मास्टर्स को इसकी सूचना दी। काफी समय से किसी ने उनमें से किसी को चुनौती नहीं दी थी और लू यिन उन सभी को एक साथ चुनौती दे रहा था। दरअसल शुट्स भी एस्ट्रल 10 में है, इसलिए शायद उन दोनों के बीच पहले भी लड़ाई हो चुकी है। अब जब वो हमें चुनौती दे रहा है तो क्या वो वाकई इतना आत्मविश्वास से भरा हो सकता है? नहीं, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। ज्यादा से ज्यादा हम उसे शुट्स की जगह लेने दे सकते हैं, लेकिन हम उसे हम सबको हराने नहीं दे सकते। गेरबाक ने मन ही मन सोचा और उत्साहित हो गया। हुओजोंग, लोगान और तियानमिंग को जल्द ही खबर मिली और वे सभी भविष्यवाणी करने वाले कुंड की ओर चल पड़े। तियानमिंग के आने से पहले लू यिन वहां कुछ समय से प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुंड पर पहुंचने वाला हॉल मास्टर्स में सबसे पहला था। किंग ज़िशान, एस्ट्रल 10 में शामिल होने पर बधाई, तियानमिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लू यिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हॉल मास्टर तियानमिंग, आप बहुत ही विनम्र हैं। मैं अतीत में मुझे 3 स्टैक्स तकनीक सिखाने के लिए आपका आभार व्यक्त करने आया हूं। तियानमिंग असमंजस में पड़ गया, मुझे चुकाओगे? लू यिन ने सिर हिलाया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कोई आ रहा है? तियानमिंग हैरान रह गया, कोई आ रहा है? उसे किसी के आने का आभास नहीं हुआ था। उनकी संक्षिप्त बातचीत के तुरंत बाद लोगन आ गया और तियानमिंग ने लू यिन को और भी गंभीरता से देखा। यह व्यक्ति बहुत बदल गया था और अब काफी डरावना लग रहा था। लू यिन हमेशा से लोगन के बारे में जानने को उत्सुक था। लोगन ने स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक के शुरुआती 20 रूपों को सीखने के लू यिन के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया था और हमेशा उसके प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार रखता था। वह यू अकादमी में स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक की सबसे अधिक शैलियां सीखने वाला व्यक्ति भी था, जिसने कुल 39 रूपों में महारत हासिल की थी। हुओजोंग भी उसी समय वहां पहुंचे। हालांकि हुओ परिवार के लू यिन के साथ तकनीकी रूप से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन लू यिन ने महसूस किया कि चाहे हुओ किंगशान हो या हुओजोंग, दोनों ने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। जैसे ही हुओजोंग उनके पास पहुंचा, उसने कहा, राजा ज़िशान, झांग दिंगटियन लापता हो गया है। लू यिन ने आह भरी, उसे छोड़ दो, भाग्य तो ईश्वर के हाथ में होता है। हुओजोंग ने सिर हिलाकर सहमति दी और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। लोगन चोरी छिपे लू यिन को देखता रहा। उसकी निगाहें जटिल थीं और उनमें जिज्ञासा, भ्रम, संदेह और यहां तक कि आशा के भाव भी झलक रहे थे। कुछ ही देर में गेरबाक आ गया और लू यिन को देखकर दिल खोलकर हंसा। एस्ट्रल 10 में कुछ समय बिताने के बाद तुम इतने घमंडी हो गए हो कि अब हमें चुनौती देने की कोशिश कर रहे हो। क्या शुट्स ने तुम्हें नहीं बताया कि हम कितने शक्तिशाली हैं? लू यिन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं कम से कम कोशिश तो कर सकती हूँ। वैसे भी मैं ऊब रही हूँ। गेरबाक मुस्कुराया, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। चलो फालतू बातें बंद करते हैं। क्या तुम हमसे अलग अलग लड़ना चाहते हो या सब मिलकर? लू यिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे दोनों ही स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। गेरबाक ने आखिरी बात तो मजाक में ही पूछी थी, क्योंकि सभी हॉल मास्टर्स से एक साथ लड़ना नामुमकिन था, फिर भी लू यिन तुरंत मान गया। इससे गेरबाक को बहुत गुस्सा आया। वह यू अकादमी का हॉल मास्टर था और महान यू साम्राज्य की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। इतनी उपलब्धियों के बावजूद कोई उसे नीचा दिखा रहा था। उसने तुरंत बिजली से ढका एक फल निकाला और अपनी युद्ध तकनीक बिजली का तीर तैयार की। लू यिन की आंखों में चमक आ गई और उसने भी गेरबाक की तरह हाथ उठाया। बिजली का तीर, चटक, बिजली गरजी और दूर तक जा गिरी। तियानमिंग और बाकी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और गेरबाक की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लू यिन ने सचमुच अपने बिजली के तीर का इस्तेमाल किया था। हालांकि यह असली बिजली नहीं थी, लेकिन ये कहीं अधिक शक्तिशाली थी क्योंकि उसने इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए बिजली के फल पर भरोसा नहीं किया था। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हारे पास जन्मजात बिजली की शक्ति है? गेरबाक ने हैरानी से कहा, जबकि बाकी लोग लू यिन को ध्यान से देख रहे थे। पूर्वानुमान पूल की रखवाली कर रहे विशेषज्ञ भी लू यिन को घूर रहे थे, यहां तक कि उनमें मौजूद खोजकर्ता भी। लू यिन ने सहज भाव से उत्तर दिया, तारा ऊर्जा उतनी सरल नहीं है जितना आप समझते हैं, और तारा ऊर्जा पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी के किसी भी छात्र को युद्ध के लिए बाहरी वस्तुओं पर निर्भर करते देखना दुर्लभ है। तारा ऊर्जा से किसी भी चीज का अनुकरण किया जा सकता है, और यद्यपि यह वास्तविक नहीं है, फिर भी यह वास्तविक वस्तु से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। लू यिन की व्याख्या से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे सुनकर गेरबाक और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। क्या वे भी इसी तरह तारा ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे? बाह्य ब्रह्मांड को भी तारा ऊर्जा पर नियंत्रण के विभिन्न स्तरों के बारे में जानकारी थी, लेकिन यह आम जानकारी नहीं थी। लू यिन को एस्ट्रल 10 में शामिल होने के बाद ही इन विभिन्न स्तरों के बारे में पता चला था, और वह भी केवल रेनमास्टर द्वारा दिए गए इनाम के कारण। यह पूरी तरह संभव है कि शुट्स को अभी तक इसके बारे में पता न हो। हालांकि यह कोई बड़ा रहस्य नहीं था, फिर भी कोई इसे प्रकट करने को तैयार नहीं था क्योंकि कोई भी अपने साथियों से पीछे नहीं रहना चाहता था। हालांकि लू यिन नहीं चाहता था कि गेरबाक और अन्य लोग अंधाधुंध प्रशिक्षण लें क्योंकि उन सभी में उच्च क्षमता थी। हालांकि इस जानकारी के बावजूद तारा ऊर्जा पर नियंत्रण बढ़ाना मुश्किल था। एस्ट्रल 10 में वर्षा वेधशाला थी और अन्य अकादमियों में भी संभवतः इसी तरह के प्रशिक्षण केंद्र थे।
शायद यही एक कारण था कि गेरबाक और बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। महान यू साम्राज्य में शायद वर्षा वेधशाला जैसा कोई स्थान नहीं था। इसलिए अगर अमर युशान ने उन्हें यह सिखाया भी होता तो भी उनके लिए ये जानना व्यर्थ होता। मैं हार गया, गेरबाक ने धीमी आवाज में कहा। वह निराश था, उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में उनके बीच इतना बड़ा अंतर आ जाएगा। तियानमिंग, लोगान और हुआओ जोंग ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। लू यिन ने तारा ऊर्जा का उपयोग करके बिजली की ऊर्जा की नकल की और गेरबाक को हरा दिया। इस एक ही मुकाबले ने साबित कर दिया कि वह अब उनसे कहीं आगे निकल चुका था। आगे प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं था। राजा ज़िशान, आप स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक पूरी तरह से सीख सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये रहा स्थान, तियानमिंग ने लू यिन को निर्देशांक देते हुए कहा। लू यिन ने गंभीरता से कहा, धन्यवाद। लू यिन पृथ्वी पर रहते हुए ही स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक को पूरी तरह से सीखना चाहता था, लेकिन महान यू साम्राज्य में आने के बाद राजा ज़िशान की उपाधि होने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पाया। इसका कारण यह था कि पांचों हॉल मास्टर्स बहुत शक्तिशाली थे और शुरुआत में वह उन्हें हरा नहीं पाया था। लेकिन एस्ट्रल 10 में कुछ समय बिताने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। इससे यह साबित हुआ कि कभी कभी किसी व्यक्ति की प्रतिभा से ज्यादा उसका वातावरण मायने रखता है। लू यिन निराश गेरबाक को सांत्वना नहीं दे सका और जब तक वह किसी तरह उन्हें एस्ट्रल 10 में वापस नहीं ले जा सकता था तब तक उसके लिए उनके प्रशिक्षण वातावरण को बदलना संभव नहीं था। गेरबाक, लोगान और हुआओ जोंग जल्द ही वहां से चले गए, केवल तियानमिंग को ही पीछे छोड़ गए। हॉल मास्टर तियानमिंग, आइए हम अभ्यास करें, लू यिन ने कहा। तियानमिंग ने कारण नहीं पूछा और बस सिर हिला दिया। वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और जब लू यिन ने उसे देखकर 3 स्टैक्स तकनीक सीखी थी तब भी उसे गुस्सा नहीं आया था। हालांकि उसे लू यिन का अनुरोध थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपनी हथेली उठाई और लू यिन की ओर जोर से मारी। लू यिन ने हाथ उठाया और तियानमिंग की हथेली पर प्रहार किया। तीनों ढेरों से 3 हल्की आवाजें आईं, लेकिन अगले ही पल तियानमिंग चौंक कर पीछे हट गया क्योंकि चौथा ढेर प्रकट हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, 5वां ढेर भी प्रकट हो गया, जिससे उसके नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। यह 5 स्टैक्स है। तियानमिंग चौंक गया और उसने अविश्वास से लू यिन की ओर देखा। लू यिन ने सिर हिलाया। मैं हॉल मास्टर तियानमिंग का 3 स्टैक तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए अत्यंत आभारी हूं। ये 5 स्टैक मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है। तियानमिंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। तुमने 5 स्टैक की तकनीक कैसे सीखी? 9-फोल्ड सेट की 9 स्टैक तकनीक ग्रैंड टॉप वीव के परम रहस्यों में से एक है। क्या तुम उनके किसी शिष्य से मिले थे? लू यिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैंने यह एस्ट्रल 10 के एक गुरु से सीखा है। हॉल मास्टर तियानमिंग, 5 स्टैक तक पहुंचना वास्तव में उतना कठिन नहीं है। आप आकर इसका अनुभव करें। जब आप इसे सीख लेंगे तो मैं स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक सीखने जाऊंगा। तियानमिंग ने अपने आश्चर्य और उत्साह को दबाते हुए जल्दी से सिर हिलाया। फिर उसने गंभीर भाव से अपना हाथ दोबारा उठाया। ये पंचमस्तिष्क तकनीक थी और नौमस्तिष्क परिवार से निकाले गए शिष्य के रूप में ये तकनीक उसके लिए बेहद आकर्षक थी। भले ही उसे लू यिन का बहुत बड़ा एहसान चुकाना पड़े, वह इस तकनीक को सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऐसा नहीं था कि लू यिन उसे 9 स्टैक तकनीक सिखाने के लिए अनिच्छुक थे, बल्कि बात यह थी कि इसमें बहुत समय लगता और उनके पास तियानमिंग को धीरे धीरे सिखाने का समय नहीं था। तियानमिंग को 5 स्टैक तकनीक सीखने में पूरे 2 दिन लगे और वह भी केवल उसके लिए भविष्य के अभ्यास की सामान्य दिशा तय करने के लिए ही पर्याप्त था। 5 स्टैक तकनीक का पूरी तरह से उपयोग करने में उसे अभी भी कुछ महीने लगेंगे। आखिरकार वह लू यिन की तरह नहीं थे, जिनके पास एक ऐसी ब्रह्मांडीय कला थी जिससे उन्हें नई युद्ध तकनीक सीखने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता था। ठीक ऐसे ही समय में लू यिन को अपनी ब्रह्मांडीय कला का महत्व गहराई से समझ में आया। इस विशेष अवसर पर वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि कब वह 9वें तारे को प्रकट कर पाएंगे और एक तारामंडल का निर्माण कर पाएंगे। इससे उनकी तकनीकों में निश्चित रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन आएगा। आकाश राक्षस के पंजे का पूरा विवरण एक पत्थर की दीवार पर अंकित था। प्रत्येक हॉल मास्टर के पास मौजूद 20 आकृतियां उस दीवार के एक भाग की मात्र प्रतिलिपि थीं। जब लू यिन ने मूल विवरण देखा तो वह युगों के पार जाने की अनुभूति से अभिभूत हो गया, क्योंकि उसके मन में आकाश को चीरते हुए एक विशालकाय जानवर के पंजे की छवि कौंध गई। उस क्षण लू यिन उस पंजे की सतह को भी देख सका, यद्यपि वह केवल एक झलक मात्र थी। महामहिम द्वारा आंतरिक जगत से स्काई बीस्ट क्लॉ पत्थर की दीवार लाई गई थी। महामहिम द्वारा आंतरिक जगत से वापस लाए जाने तक महान यू साम्राज्य के पास स्काई बीस्ट क्लॉ या फ्लैश तकनीक नहीं थी। तब से हमने फ्रॉस्टवेव वीव पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन 2 युद्ध तकनीकों का उपयोग किया है, तियानमिंग ने लू यिन को दीवार पर विचार करने के लिए अकेला छोड़ने से पहले समझाया। लू यिन स्काई बीस्ट क्लॉ की पत्थर की दीवार में पूरी तरह से लीन था। ये तकनीक देखने में तो साधारण पंजे की तरह आकाश को चीरती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन उसे इसमें असीम परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। ये ठीक उसी तरह था जैसे कोई परम शक्तिशाली योद्धा अपनी स्वाभाविक अवस्था में किसी भी युद्ध तकनीक का सामना कर सकता है, जहां उसका एक ही बार आकाश में मौजूद हर तकनीक को बेअसर कर सकता है। स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक से यही अनुभूति होती थी और लू यिन को यह विश्वास हो गया था कि यह तकनीक बिना हारे किसी भी युद्ध तकनीक का सामना कर सकती है। लू यिन ने स्काई बीस्ट क्लॉ पत्थर की दीवार को घूरते हुए अनजाने में नक्काशी की नकल करने की कोशिश में अपना हाथ उठाया। ऐसा करते ही दीवार के आर पार एक भयानक दहाड़ की हल्की सी गूंज सुनाई दी। यू अकादमी के इतिहास में स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक को सबसे गहराई से समझने वाले 3 दिवंगत पूर्व हॉल मास्टर थे। उनमें से एक एक्सप्लोरर था जो अन्य वीव्स के खिलाफ युद्ध में मारा गया था। उसने 72 रूपों को समझा था और उसे जन्मजात प्रतिभा का धनी माना जाता था। वह एक ही बार से अपने रैंक के 2 लोगों को हरा सकता था, लेकिन दुश्मनों से घिरे होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु वास्तव में दुखद थी। हालांकि ये बात केवल यू अकादमी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए कही जा सकती है, और स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक केवल उन्हीं की नहीं थी। शाही परिवार को भी इस युद्ध तकनीक को सीखने का अधिकार था और लू यिन ने ड्यूक युशान के पीने के अंदाज में स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक की झलक देखी थी।
ड्यूक ने इस तकनीक को अपने हर हाव भाव में समाहित कर लिया था और सैकड़ों वर्षों के जीवनकाल के कारण इसका अर्थ यह भी था कि उन्हें इस तकनीक की गहरी समझ थी। साथ ही डोरेन युशान ने भी अतीत में इसे सीखा होगा। इससे पहले लू यिन ने केवल 20 फॉर्म ही सीखे थे। प्राचीन पत्थर की दीवार के सामने खड़े होकर उन्होंने लगातार 5 दिनों तक एक ही क्रिया को दोहराते हुए अभ्यास किया। 5 दिनों के बाद उन्होंने 43 फॉर्म सीख लिए थे। इस दौरान उनकी कॉस्मिक आर्ट 8 सितारों की पूरी शक्ति से घूम रही थी, जिससे उनकी समझने की गति में बहुत वृद्धि हुई और स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। 5 दिन बाद लू यिन ने 90 कलाएं सीख ली थी और जब उसने अपने हाथ से पंजा बनाया तो हवा में भी हलचल मच गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार जब वह सभी 108 कलाएं सीख लेगा तो वह शून्य को भी चीरने में सक्षम हो जाएगा। जब कोई मिल्डर अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम होता था तो यह इस बात का संकेत था कि वह जन्मजात प्रतिभा से संपन्न एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति है। यू अकादमी के 5 हॉल मास्टर्स ने कई वर्षों तक स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक का अभ्यास किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी 50 रूप भी नहीं सीखे थे। इसका कारण यह था कि वे बहुत कमजोर थे और यही वजह थी कि वैंडी युशान ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लू यिन की समझने की गति एक जन्मजात प्रतिभा थी जिसने एस्ट्रल 10 के सभी लोगों को चौंका दिया था। हॉल मास्टर्स और उसके बीच बहुत बड़ा अंतर था। 90वां रूप एक सीमा जैसा प्रतीत हुआ और उसके बाद युद्ध तकनीक को समझना और भी कठिन होता चला गया। अगले 3 दिनों में लू यिन केवल 6 और रूप ही सीख पाया और चाहे उसने पत्थर की दीवार का कितना भी अध्ययन किया हो वह उसके बाद आगे नहीं बढ़ सका। यहाँ तक कि अपनी कॉस्मिक आर्ट के साथ भी वह केवल पहले 96 रूपों को ही समझ पाया। लू यिन ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस युद्ध तकनीक को सीखना उसका काम पूरा हो चुका था। 96 शैलियां बुरी नहीं थी, इसलिए वह अभी आखिरी 12 शैलियों को छोड़ सकता था। वह अपनी समझ पर जोर नहीं डालेगा क्योंकि स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक के बारे में उसकी समझ पहले से ही काफी गहरी थी। वह अपनी कॉस्मिक आर्ट के और विकसित होने का इंतजार करेगा और हो सकता है कि वह अब तक सीखी हुई तकनीक से बाकी शैलियां भी सीख ले। उसने स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक की 96 शैलियां सीखने में 13 दिन बिताए थे। यह इतना चौंकाने वाला था कि अमर युशान का भी ध्यान आकर्षित कर लिया। लू यिन ने अपना हाथ उठाया और पंजे की तकनीक का परीक्षण किया, जिससे लगभग शून्य ढह गया। यह शक्ति 9 स्टैक्स शॉकवेव पाम की शक्ति के बराबर थी। एक बार जब उसने इसे अपनी युद्ध शक्ति के साथ एकीकृत कर लिया तो लू यिन को लगा कि यह वास्तव में शून्य को चीर देगी। वह पत्थर की दीवार छोड़कर राजा ज़िशान महल लौट आया। राजधानी तारामंडल छोड़े हुए उसे लगभग आधा महीना हो चुका था और जब वह लौटा तो उसने देखा कि शाही महल के चारों ओर कई और शक्तिशाली लोग जमा थे। लू यिन उन्हें देख सका, भले ही वे जानबूझकर अपनी आभा को नियंत्रित कर रहे थे। उसे तुरंत अंतरिक्ष स्टेशन पर खड़े उस अंतरिक्ष यान की याद आ गई जो बाह्य ब्रह्मांड से नहीं आया था। क्या वे अमरता की नियमावली के लिए यहाँ आए थे? आंतरिक ब्रह्मांड राजधानी तारामंडल के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा होगा। इसी समय उसके गैजेट से हल्की सी बीप की आवाज आए और अंकल रूबेन प्रकट हुए। छोटे सेवन, ज़ेन्यू स्टार को तुरंत छोड़ दो। अमर युशान अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। उसके मरने के बाद यूनिवर्स के लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा और ज़ेन्यू स्टार में अराजकता फैल जाएगी। ये तो बस इंपीरियल 13 स्क्वाड्रन के कुछ कप्तान ही होंगे, इनसे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लू यिन ने जवाब दिया। अंकल रूबेन ने सख्ती से कहा, बाहरी ब्रह्मांड के वे क्रूजर आंतरिक ब्रह्मांड के शक्तिशाली जहाजों के सामने कुछ भी नहीं है। हो किंगशान और अंधे भिक्षु को छोड़कर बाकी सब लगभग बेकार हैं। अंधे भिक्षु को भी डोरेन युशान ने अग्रिम मोर्चे पर भेजा है। ज़ेन्यू तारा अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। आपको तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। लू यिन ने आह भरी। सच कहूं तो अमर युशान ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था और ज़ेन्यू स्टार भी उसके जीवन का एक शांतिपूर्ण दौर था। किसने सोचा होगा कि यह एक खूनी युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। वैंडी युशान ज़ेन्यू स्टार वापस आ रही हैं। उनके लौटने पर वह स्थिति को फिर से अपने नियंत्रण में ले लेंगी। महान यू साम्राज्य को कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा था मानो अंकल रूबेन लू यिन के मन की बात पढ़ सकते हों। लू यिन का दिल कांप उठा। वैंडी युशान नाम का उसके लिए पहले कोई महत्व नहीं था, वह उसे केवल एक किंवदंती मानता था। लेकिन जब से उसने सार्वजनिक रूप से विवाह के लिए उसका हाथ ठुकराया था तब से उसका नाम उससे गहराई से जुड़ गया था। वैंडी युशान को उसकी परवाह नहीं लगती थी, लेकिन वह उसे कभी नहीं भूलेगा। यहाँ तक कि चाचा रूबेन को भी लगता था कि वह महान यू साम्राज्य में आए सभी उपद्रवियों को दबा देगी। ठीक है, मैं जाने से पहले अमर युशान को विदाई दूंगा। अंकल रूबेन ने सिर हिलाया और फिर ट्रांसमिशन को डिस्कनेक्ट कर दिया। लू यिन ने भव्य आकाशीय द्वार से प्रवेश किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कई निगाहें उसकी पीठ पर गड़ी हुई हों। महल से कुछ ही दूरी पर एक चायखाना खुला हुआ था जो इस समय शक्तिशाली लोगों से भरा हुआ था। आंतरिक जगत के ये शक्तिशाली योद्धा बेलगाम होते जा रहे थे। अमर युशान के मरते ही वे महल पर बेपरवाह होकर हमला कर देंगे। लू यिन जानता था कि उसे जल्दी से वहां से निकल जाना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद अमर युशान आखिरकार जागृत हुआ और उसने लू यिन को अंदर बुलाया। महाराज, लू यिन ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। अमर युशान ने कमजोर निगाहों से लू यिन की ओर देखा। पास आओ। लू यिन सम्राट की ओर चल पड़ी और करीब। लू यिन इस अनुरोध से हैरान था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा जब तक कि वह अमर युशान के ठीक बगल में नहीं पहुंच गया। अमर युशान ने धुंधली और थकी हुई आंखों से लू यिन को देखा। छोटे यिन, ज़िशान कबीले के छिपे हुए खजाने की खोज मत करो। एस्ट्रल 10 पर लौट जाओ। अमर युशान को देखकर लू यिन दंग रह गया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि 800 वर्षों तक साम्राज्य पर शासन करने वाला ये लौहरक सम्राट मृत्यु के कगार पर भी कितना दूरदर्शी था। शायद महल में लंबे समय तक घूमने के दौरान लू यिन की पिछली यात्रा ने उसके उद्देश्य को बहुत स्पष्ट कर दिया था। महाराज, लू यिन कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन अमर युशान ने उसे रोक दिया। ये खजाना ज़िशान वंश का है और महाराज आपको रोक नहीं सकते। लेकिन अब समय नहीं है, इसलिए इसके बारे में और मत सोचिए। महाराज ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको उचित मुआवजा मिले। राजधानी तारा तुरंत छोड़ दीजिए, जितना दूर हो उतना अच्छा। जब तक आप अपनी सुरक्षा ठीक से न कर लें, एस्ट्रल 10 से ज्यादा दूर मत जाए। निश्चिंत रहिए, अगर साम्राज्य में युद्ध छिड़ भी जाता है तो वह पृथ्वी तक नहीं फैलेगा।
महाराज ने पहले ही इसकी रक्षा के लिए सैनिक भेज दिए हैं। लू यिन के हृदय में दुख की एक लहर दौड़ गई। वह अमर युशान की चिंता को महसूस कर सकता था और मरणासन व्यक्ति वास्तव में एक बुजुर्ग की तरह लू यिन का मार्गदर्शन करने का भरसक प्रयास कर रहा था। महाराज, कृपया अपना ख्याल रखें। यह उनकी अंतिम विदाई थी। अमर युशान ने सिर हिलाया। जाओ, जितना दूर जाओगे उतना अच्छा होगा। लू यिन कुछ कदम पीछे हटी, प्रणाम किया और फिर जाने के लिए मुड़ गई। अमर युशान ने आह भरी। ब्रह्मांड की यात्रा करने से क्या फर्क पड़ता है। अपनी मृत्युशैया पर वह तुच्छ शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके वंशजों पर नजर रखी जा रही थी और उसका बेटा गद्दार बन गया था। उसने खुद से पूछा कि उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे यह हंस सहना पड़ा। आखिर ऐसा ही क्यों होना था। अरे, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस बैंगनी तारे वाले मरहम का असर नाकाफी है, वरना इससे महाराज की उम्र कुछ और बढ़ सकती थी। लू यिन सम्राट के कक्ष से बाहर ही निकला था कि संयोगवश उसने ये सब सुन लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह रुक गया। अमर युशान के चिकित्सक ने अभी अभी ये शब्द कहे थे। जब महाराज गंभीर चोटों के साथ अंतरलोक से लौटे थे तब बैंगनी तारे के औषधीय गुणों के कारण ही वे इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए थे। लेकिन अब जब वह पौधा लगभग समाप्त हो चुका है तो कोई विकल्प नहीं बचा है। यह अंतरलोक के पतित तारा सागर से प्राप्त एक सर्वनाशकारी औषधि है। 5वीं राजकुमारी के लिए भी इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह केवल भाग्य से ही मिल सकता है, एक अन्य चिकित्सक ने शिकायत की। अगर हम इसकी प्रभावशीलता को दोगुना कर पाते तो महाराज को बचाया जा सकता था। लेकिन अफसोस की बात है, दूसरा राजकुमार बहुत ही क्रूर है और उसने 100 साल पहले ही बैंगनी तारे को धीरे धीरे नष्ट करने की योजना बना ली थी। वरना ऐसा न होता, एक अन्य डॉक्टर ने विलाप किया। दरवाजे पर खड़े लू यिन की आंखों में एक चमक सी आई। अगर वह एनहेंस पासा फेंकने में कामयाब हो जाता तो वह इस बैंगनी तारे की शक्ति को बढ़ा सकता था। उसके पासे से बैंगनी तारे का स्तर एक ग्रेड बढ़ जाना चाहिए, है ना। हालांकि लू यिन हिचकिचाया। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जन्मजात प्रतिभा सबके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, उसे अमर युशान की स्नेह भरी निगाहें याद आईं, जो केवल परिवार के सदस्यों के लिए ही होनी चाहिए थी। लू यिन का दिल जोर से धड़का और उसकी निगाहें स्थिर हो गईं। कभी कभी मानवीय भावनाएं सब कुछ पर हावी हो जाती हैं। लू यिन जानता था कि वह कोई निस्वार्थ संत नहीं है और वह भी आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज का फायदा उठाएगा, जरूरत पड़ने पर कुटिल षड्यंत्रों में भी शामिल हो जाएगा। उसने सोचा था कि वह कभी किसी दूसरे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान नहीं करेगा, ऐसा करने वाले मूर्ख होते हैं। लेकिन जब बात उसके करीबियों की आती है तो वह आंखें कैसे बंद कर सकता है, वरना वह एक जानवर से अलग कैसे हो सकता है। अमर युशान ने महान यू साम्राज्य में आने के बाद से ही लू यिन पर बहुत दया दिखाई थी और अब लू यिन इस व्यक्ति के जीवन को बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़े। लू यिन अमर युशान के पास लौट आए और बोली, महाराज, क्या आप मुझे बैंगनी तारा सौंप सकते हैं और मुझे इसका अध्ययन करने की अनुमति दे सकते हैं। आसपास के लोग लू यिन की ओर देखने लगे। यह अमर युशान की जीवन रेखा थी और यह अनुरोध मानो इसे काट डालने जैसा था। हु क्विंगशान और जुए लैंग की निगाहें ठंडी हो गईं। अमर युशान ने सुस्ती से अपनी आंखें खोलीं और कहा, बेशक महाराज, नहीं, बैंगनी तारा ही आपके जीवित रहने की कुंजी है। एक डॉक्टर चिल्लाया। अमर युशान ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, कब तक। डॉक्टर ने अपना सिर झुका लिया। यह सवाल समय का नहीं था, बल्कि यह था कि सम्राट के जीवन को और आगे बढ़ाना संभव नहीं था। अमर युशान लगभग मृत्यु के कगार पर थे। इसे छोटी यिन को दे दो। अमर युशान ने इस विषय पर बोलना समाप्त किया। जू लैंग खड़ा हुआ और लू यिन को घूरने लगा। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह नहीं जानता था कि राजा ज़िशान क्या करने वाला है, लेकिन इस तरह के समय में बैंगनी तारे का अनुरोध करना कोई साधारण अनुरोध नहीं था। लू यिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि अमर युशान अपनी जीवन रेखा, बैंगनी तारा, उसे सौंपने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। उसने गहरी सांस ली और उम्मीद की कि उसका भाग्य इतना बुरा ना हो। उसे 3 बिंदु लुढ़काने थे, शक्ति बढ़ाना। उसे ऐसा करना ही था। बैंगनी तारा एक गोलाकार बैंगनी पौधा था जो देखने में तारों की तरह ही चमकदार था। दुर्भाग्यवश अनुचित भंडारण के कारण यह थोड़ा मुरझा गया था, जिससे इसकी औषधीय क्षमता कुछ कम हो गई थी। लू यिन ड्यूक युशान की गहरी योजना देखकर अचंभित रह गई। वह 100 वर्षों से इस दिन की तैयारी कर रहा था और उसका विश्वासघात भी बिल्कुल सटीक समय पर हुआ था। कितना क्रूर। लू यिन को यह नहीं पता था कि बैंगनी तारे को अपग्रेड करने के लिए उसे कितने स्टार एनर्जी क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। उसके पास केवल 160,000 क्रिस्टल थे, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यह पर्याप्त होगा। अन्यथा उसे अमर युशान वापस जाकर और क्रिस्टल मांगने पड़ेंगे। उसने बैंगनी तारा लिया और बगल वाले निजी लाउंज में कमरा आरक्षित कर लिया, लेकिन जू लैंग लू यिन के पीछे पीछे चलता रहा और पूरे रास्ते उसे घूरता रहा। लू यिन ने मुंह बनाते हुए समझाया, कैप्टन जू लैंग, चूंकि महाराज के लिए बैंगनी तारे की प्रभावशीलता कम हो गई है, इसलिए मैं इसकी प्रभावशीलता को बहाल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मुझे घूरते रहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। जू लैंग चौंक गया। क्या आप इसकी प्रभावशीलता बहाल कर सकते हैं? लू यिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, संभावना तो है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। जू लैंग ने लू यिन को एक लंबी नजर से देखा, मुड़ी और फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। लू यिन ने गहरी सांस ली। कहावत है कि समझदार व्यक्ति बुराई को भांपकर उससे बच निकलता है। हालांकि लोग समझदारी भरे फैसले से भी भटक सकते हैं। लू यिन अपनी याददाश्त खो चुका था और भूल चुका था कि वह कहां से आया है, लेकिन उसे बचा लिया गया था और इसलिए उसने अपने रक्षकों को अपना परिवार मान लिया था। अमर युशान ने उसकी देखभाल परिवार की तरह की थी, इसलिए वह भी परिवार की तरह व्यवहार पाने का हकदार था, जिसका मतलब था कि लू यिन उसके लिए ये जोखिम उठाने को तैयार था। लू यिन ने अपना पासा उठाया जिसे लगभग 20 दिनों से छुआ नहीं गया था। वह लगभग पूरी तरह से अपनी चरम चमकती अवस्था में लौट आया था और लू यिन ये देखकर प्रसन्न हुआ कि वह आज उसे लगातार 4 बार घुमा सकता है। उसने पासे को हल्के से थपथपाया और वह घूमने लगा। अंत में वह 4 बिंदुओं पर रुका। समय रुक गया। समय विराम एक सामान्य क्रिया थी,
लुयिन समय विराम अवस्था में प्रवेश कर गया और 3 दिनों तक विश्राम किया। साथ ही उसने अपनी ब्रह्मांडीय कला के 9वें तारे का अनुकरण करने का प्रयास जारी रखा। 3 दिन बीतने पर लुयिन उस धुंधले अंतरिक्ष से बाहर निकल गया। 9वां तारा अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उस अनुभूति के और करीब पहुंच रहा हो जो उसे तब हुई थी जब उस संकी निर्देशक ने उसे 9वां तारा दिखाया था। उसे कोई जल्दी नहीं थी और वह हमेशा दोबारा कोशिश कर सकता था। दूसरी बार में 2 अंक आए। 5 मिनट बाद ब्लैक होल डिसअसेंबली गायब हो गई। लुयिन ने सफलता की उम्मीद में तीसरी बार पासा फेंका। अफसोस की बात है कि भाग्य उसके खिलाफ था, क्योंकि उसने 5 डॉट्स फेंके। गिफ्ट कॉपी। लुयिन टस से मज नहीं हुआ। यद्यपि बाहर हो किंग शान और जुए लैंग जैसे विशेषज्ञ मौजूद थे जिनके पास जन्मजात प्रतिभाएं थीं, फिर भी उसके पास समय रहते उन तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं था। इस प्रकार गिफ्ट कॉपी व्यर्थ हो गई। उसने गहरी सांस ली। वह पहले ही चौथी बार पासा फेंक चुका था और 5वीं बार के बाद वह पासे के मानसिक तनाव को सहन नहीं कर पाएगा और उसे नींद आ जाएगी। उसके बाद पासा दोबारा फेंकने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ होने में उसे कम से कम 10 दिन लगेंगे। ये चौथी बार पासा फेंकना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसने पासे को धीरे धीरे रुकते और 5 बिंदी आते हुए देखा। एक और बेकार पासा। लुयिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी निगाहें सख्त हो गईं। एनहेंस और पोजीशन 6 संभावित परिणामों में से सबसे दुर्लभ थे। फिर से उसने पासे को छुआ और उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। फिर उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया और वह फिर से उसी धूसर कमरे में प्रकट हो गया। समय फिर से रुक गया। वह एनहेंस रोल करने में असफल रहा था। उसे तुरंत चक्कर आने लगे और वह बेहोश होने ही वाला था। बेहोश होने से ठीक पहले उसने समय की ओर 500 और तारा क्रिस्टल फेंके ताकि जब वह जागे तो वह अभी भी टाइम स्टॉप स्पेस के भीतर ही रहे। फिर वह गिर पड़ा। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण वह बेहोश हो गया और लुयिन ने एक बार फिर देखा कि जेड की उंगली आकाश को भेदकर उसे कुचलने के लिए आ रही है। पहले की तरह ही वह क्रोध से फट पड़ा। बेशर्मी, दुस्साहस। वह एक जोरदार चीख के साथ जागा और उसकी पूरी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उसे कोमा से बाहर आने में 2 दिन लग गए थे। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसके पास अभी भी 10 दिन का समय बचा है। लुयिन ने कुछ देर आराम किया, फिर अपना हाथ बढ़ाकर बेजान पासा निकाला। वह समय विराम अवस्था में भी अपनी जन्मजात शक्ति का उपयोग कर सकता था, लेकिन इसमें ऊर्जा की खपत वास्तविक दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक थी। दूसरे शब्दों में, वह समय विराम अवस्था के बाहर की तरह ही पासे को 4 बार हिला सकता था, लेकिन हर बार पासा फेंकने के बाद उसे 10 दिन आराम करना पड़ता था। अन्यथा उसे बाहरी दुनिया में 5 बार पासा फेंकने से भी कहीं अधिक गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। सौभाग्य से वह टाइम स्टॉप स्पेस में था, जिससे उसे अधिक खर्च करने की छूट मिल गई। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि उसके पास पर्याप्त स्टार क्रिस्टल हैं या नहीं। उम्मीद है वे पर्याप्त होंगे। लुयिन ने टाइम स्टॉप की अवधि को 30 दिन बढ़ाने के लिए एक ही बार में लगभग 6000 स्टार क्रिस्टल खर्च कर दिए। अब उसके पास राख के अंतरिक्ष में 40 दिनों से अधिक का समय था, जिससे उसे पासा फेंकने के 4 और अवसर मिल गए। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि इन 4 मौकों में वह एनहेंस नहीं कर पाएगा। 10 दिन जल्दी से बीत गए और फिर लुयिन ने पासा निकाला और उसे उछाला। एक बिंदु, चोरी, बेकार। वह समय ठहराव वाले स्थान में अकेला था, इसलिए वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था। चोरी पूरी तरह से बेकार थी। उसके अकेलेपन ने उपहार, प्रतिलिपि और अधिकार को भी निरर्थक बना दिया था। केवल 2 या 3 आने पर ही कुछ मायने रखता था। उसके पास इस जगह पर बिताने के लिए अभी भी 30 से ज्यादा दिन थे। जब उसने आसपास के नीरस वातावरण को देखा तो उसका मन किया कि इसे बदल दे, लेकिन इसके लिए उसे कुछ क्रिस्टल खर्च करने पड़ेंगे। छोड़ो, कौन जाने बैंगनी तारे को निखारने में कितने क्रिस्टल लगेंगे, इसलिए अभी इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसने 10 और दिन बीतने का इंतजार करते हुए 9वें तारे का अनुकरण करने की कोशिश की। पासा वापस आ गया। उसने उसे छुआ, फिर से चोरी की कोशिश की, बेकार। परिणाम देखकर लुयिन अवाक रह गया। एनहेंस रोल करना वाकई मुश्किल था। 10 दिन बाद लुयिन ने एक बार फिर पासा उछाला। पासा उछालते समय उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन 3 बिंदु देखकर वह इतना भावुक हो गया कि उसने लगभग पासे को चूम ही लिया। आखिरकार उसने एनहेंस पासा फेंक दिया था। उसने ऊपर और नीचे लगी 2 प्रकाश स्क्रीन देखी और एक गहरी आह भरी। सौभाग्यवश इस टाइम स्टॉप स्पेस में एनहेंस का उपयोग किया जा सकता था। उसने बैंगनी तारा उठाया और उसे ऊपरी प्रकाश स्क्रीन पर रख दिया। फिर उसने तारा क्रिस्टल निकाले और उन्हें अंदर फेंक दिया। जैसे जैसे प्रकाश स्क्रीन अधिक से अधिक क्रिस्टल सोखती गई, बैंगनी तारा धीरे धीरे ऊपरी स्क्रीन में समाता चला गया। उसकी नीचे जाने की गति फॉर्मकास्ट मॉडल से भी धीमी थी। लुयिन का दिल बैठ गया। जहां तक उसे पता था, फॉर्मकास्ट मॉडल को पूरी तरह से अपग्रेड करने के लिए लगभग 300,000 क्रिस्टल की आवश्यकता होगी और इस छोटे से बैंगनी तारे को उससे भी अधिक की आवश्यकता होगी। बैंगनी तारा अंतरलोक के पतित तारा सागर से आया था और इसका उपयोग जीवन रक्षक के रूप में किया जा सकता था। इसकी कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन लुयिन के पास उतने क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए वह बचे हुए क्रिस्टलों से ही इसे यथासंभव उन्नत करने का प्रयास कर सकता था। लुयिन ने गहरी सांस ली और अपने बचे हुए 150,000 क्रिस्टल फेंक दिए और उन्हें धीरे धीरे स्क्रीन में समाते हुए देखा। बैंगनी तारा धीरे धीरे नीचे उतरा और उसकी मुरझाई हुई सतह पर कुछ चमक लौट आई। लुयिन की आंखें चमक उठी। डॉक्टर ने कहा था कि अमर युशान की जान बचाने के लिए दवा की प्रभावशीलता को बस 2 गुना करना होगा। अगर बैंगनी तारे को उन्नत किया जाता तो उसकी प्रभावशीलता निस्संदेह 2 गुने से भी अधिक हो जाती। इसका मतलब यह भी था कि उसे पूरी तरह से उन्नत करने की आवश्यकता नहीं थी। 150,000 क्रिस्टल के नष्ट होने के बाद बैंगनी तारा 2 प्रकाश पर्दों के बीच आ गया था। पौधे की मुरझाई हुई सतह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और लुयिन ने तो चमक में भी बदलाव देखा, क्योंकि रंग बदलने की कगार पर थे। लुयिन ने बैंगनी तारे को पकड़ लिया। इसका रंग भी बदल गया है। अब तो ये किसी काम का होना चाहिए। वह अभी भी घबराया हुआ था, लेकिन भले ही कोई सुधार न हुआ हो, उसने अपनी पूरी कोशिश कर दी थी। टाइम स्टॉप स्पेस में अभी भी 20 दिन से ज्यादा का समय बचा था और लुयिन समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
उसने 100 क्रिस्टल का इस्तेमाल करके स्पेस की ग्रेविटी को 100 गुना बढ़ा दिया और फिर अपनी कॉस्मिक रिंग की जांच की। उसके पास अभी भी लगभग 3000 क्रिस्टल बचे थे। ग्रेट यू साम्राज्य में यह एक बड़ी रकम मानी जा सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदा जरूरतों के लिए यह बहुत कम थी। सौभाग्य से उसके मेविस बैंक कार्ड में 100,000 क्रिस्टल और थे, इसलिए उसके पास कुछ आपातकालीन निधि बची थी। 20 दिन तेजी से बीत गए और हालांकि लू यिन 9वें तारे को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, फिर भी वह उसकी एक परछाई भी प्रकट नहीं कर सका। यह एक लंबी यात्रा होने वाली थी। लू यिन के दृष्टिकोण से वह लगभग 2 महीने से गायब था, लेकिन जुए लैंग और बाकी लोगों के लिए यह एक पल से ज्यादा नहीं था। जब कुछ क्षण बाद पीला पड़ा हुआ लू यिन वापस लौटा और उसने बैंगनी तारा डॉक्टर को सौंप दिया, तो डॉक्टर की पुतलियां सिकुड़कर पिनहोल जैसी हो गईं और वह लू यिन को हैरानी से घूरने लगा। क्या क्या हो रहा है? जू लैंग और बाकी लोगों के चेहरे पर ठंडी निगाहें थीं। साफ साफ बोलो, क्या हुआ? डॉक्टर अविश्वास से हकलाते हुए बोला, बैंगनी तारा अब एक लहराते तारे में बदल गया है। उनके आकलन से सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने पहले भी उस विशाल तारे के बारे में सुना था। जब अमर युशान वर्षों पहले गंभीर रूप से घायल हुए थे, तब उनके साथ उनके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ ही थे। उन्होंने अनगिनत डॉक्टरों को उस विशाल तारे के बारे में आहें भरते सुना था, जो अमर युशान के घावों को पूरी तरह से ठीक कर सकता था। हुआओ किंगशान ने कई बार फॉलन स्टार ओशन की यात्रा की थी और उसे खोजते हुए लगभग अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उन्हें न तो कोई विशाल तारा मिला और न ही बैंगनी तारा। 5वीं राजकुमारी वैंडी युशान ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन बैंगनी तारा और विशाल तारा दोनों ही संयोग से मिलने वाली वस्तुएं थीं। विशाल तारा बैंगनी तारे से कहीं अधिक दुर्लभ और 12 गुना अधिक मूल्यवान था। इसे आंतरिक जगत में भी अत्यंत कीमती माना जाता था। लू यिन ने ये कैसे किया? सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। जरा रुकिए, ये वास्तव में एक विशाल तारा नहीं है, डॉक्टर ने इसकी जांच जारी रखते हुए समझाया। यह अभी भी एक बैंगनी तारा है, लेकिन विशाल तारा बनने की कगार पर है। क्या इससे महाराज की चोट में कोई फायदा होगा? लू यिन ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, ये निश्चित रूप से उपयोगी है। महाराज ज़ेशान, आपने ये कैसे किया? लू यिन ने सिर हिलाकर जवाब देने से इनकार कर दिया। पहले इसे महाराज के पास इलाज के लिए दे दीजिए। मैं थक गया हूँ, पहले आराम करूंगा। इतना कहकर वह बैठक में लौट आया और गहरी नींद में सो गया। हुआओ किंगशान और बाकी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि डॉक्टर से तुरंत इलाज शुरू करने का आग्रह किया। लू यिन और बाकी लोगों की बातचीत किसी ने नहीं सुनी, लेकिन आसपास के लोगों ने डॉक्टर की चीखें सुन ली थीं। बाहर पहरा दे रहे एक सैनिक ने भी ये चीखें सुनी। धीरे धीरे जाते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए। 1 घंटे बाद महल के ऊपर आकाश में कई आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक से एक भयानक दबाव निकल रहा था। हुआओ किंगशान और जुए लैंग ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई हरकत करने से परहेज किया। महल के भीतर से चौथे कप्तान डिओ, छठे कप्तान पीच और 9वें कप्तान रॉकी ओना एक साथ आकाश में उठे और महल के ऊपर मंडरा रहे बाहरी लोगों को घूरने लगे। यह महान यू साम्राज्य का महल है। सभी गैर संबंधित व्यक्तियों को तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। बाहर एक बुजुर्ग का रवैया तिरस्कारपूर्ण था। बाहरी ब्रह्मांड का एक छोटा सा साम्राज्य हमें डराने की हिम्मत करता है। अमर युशान मर चुका है और अगर तुम समझदार हो तो हट जाओ, वरना आज ज़ेन्यू तारा खून से लथपथ हो जाएगा। डिओ ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, आंतरिक ब्रह्मांड ने कभी बाहरी ब्रह्मांड में हस्तक्षेप नहीं किया है। आप ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। महल के बाहर एक महिला ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, नियम? तुम बाह्य ब्रह्मांड के निवासी केवल आज्ञा का पालन कर सकते हो, लेकिन नियम तो हमने बनाए हैं। तुरंत यहां से चले जाओ। अगर हमने कुछ किया तो ये पूरा महल धूल में मिल जाएगा। महल के बाहर कम से कम 10 लोग आ चुके थे। हालांकि आंतरिक शक्तियों को लगता था कि अमर युशान को अमरता का नियमावली मिलने की संभावना नहीं है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। इसलिए विभिन्न शक्तियों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। जब वे सब इकट्ठा हुए तो उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि डिओ और बाकी लोगों के लिए उनका दबाव लगभग असहनीय हो गया था। अचानक आकाश लाल हो गया। अनगिनत निगाहें ज़ेन्यू स्टार की ओर मुड़ गईं, क्योंकि एक झुलसा देने वाली गर्मी ने आकाश को घेर लिया और ज़ेन्यू स्टार, उसके चारों ओर के 3 भूभागों और यहां तक कि ब्रह्मांड की विशालता तक फैल गई। यह एक शिकारी की ताकत थी। हुआओ किंगशान मैदान में उतर चुका था। आंतरिक ब्रह्मांड की यात्रा कर चुके और महान यू साम्राज्य के कुछ गिने चुने शिकारियों में से एक हुआओ किंगशान के प्रकट होने से महल के बाहर मौजूद भीड़ थोड़ी सतर्क हो गई। ये लोग मात्र खोज करता थे और यद्यपि उनमें से कुछ क्रूजर हो सकते थे, फिर भी उनमें से कोई भी बाहरी ब्रह्मांड से आए शिकारी को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करता था। यह एक भयानक साधक था जिसकी शक्ति का स्तर 100,000 इकाइयों से भी अधिक था। कुछ ही दूरी पर हुआओ कबीले के आंगन से आकाश की ओर देखते हुए हुआओ शियाओलिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट झलक रही थी। दूसरी ओर ओना कबीले में भी वैसा ही गंभीर माहौल था। महान यू साम्राज्य के सभी महान कबीलों का भाग्य एक ही था, या तो वे गौरव प्राप्त करेंगे या पराजय की खाई में गिर पड़ेंगे। अंतर्ब्रह्मांड के तीव्र दबाव का सामना करते हुए उन्होंने दृढ़ रहने का निर्णय लिया था। यदि वे सफल होते तो सब ठीक होता, लेकिन यदि वे असफल होते तो सभी के जीवन दांव पर लग जाते। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सामने के दृश्य को देखकर वजीर के चेहरे पर शांति का भाव था। वह आउटवर्स यूथ काउंसिल का सदस्य था, इसलिए इनवर्स के शक्तिशाली लोग भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करते थे, जिससे आमतौर पर उसका भविष्य उज्जवल होता था। उसे अभी भी वह बेबसी का एहसास याद था जब अमर युशान ने अतीत में उसे दबा दिया था। जल्दी मर जाओ बूढ़े, तुम्हारे मरने के बाद मैं उस व्यक्ति को खुद मार डालूंगा। तीनों भूभागों को सील कर दिया गया था और वहां के निवासी बेसब्री से अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय ज़ेन्यू स्टार में किसी भी अंतरिक्ष यान को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा कई शक्तिशाली एक्सप्लोरर तारे आकाश में प्रकट हुए थे और ज़ेन्यू स्टार को घूर रहे थे। मेरा महान यू साम्राज्य युद्ध से नहीं डरता। ये सोचकर भ्रमित मत होइए कि आप मेरे साम्राज्य की गरिमा को कुचल सकते हैं।
आपको पहले मेरी 13 शाही टुकड़ियों को पार करना होगा, हुआओ किंगशान ने गरजते हुए कहा, जिससे आकाश में आग की लपटें फिर से तेज हो गईं और भीड़ आश्चर्य से हौन उठी। इनवर्स के सभी शक्तिशाली देश भयभीत थे। आउटवर्स में बहुत कम शक्तिशाली देश थे और यहाँ तक कि पूरे वीव पर नियंत्रण रखने वाली महाशक्तियों के पास भी बहुत कम हंटर होते थे। हालांकि ग्रेट यू साम्राज्य एक अपवाद था। यदि इनवर्स की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दखलंदाजी न होती तो वे निश्चित रूप से फ्रॉस्टवेव वीव के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते। अपनी शक्ति से वे आसपास के वीवों को भी निगल सकते थे। एक तरह से ग्रेट यू साम्राज्य एक फंसे हुए जानवर की तरह था, क्रूर और हिंसक, लेकिन दुश्मनों से घिरा हुआ। आज इनवर्स के शक्तिशाली देशों को इसी जानवर का सामना करना था। अचानक कहीं से भी ऊर्जा से भरा एक तूफान उठा और आकाश में फैली भीषण आग को बुझा दिया। एक मामूली बाह्य ब्रह्मांड शिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम्हारा महान यू साम्राज्य का अंत हो जाएगा। ये शब्द पूरे जेन्यू स्टार में गूंज उठे और तीनों परतों में भय का संचार कर दिया। जेन्यू स्टार के महासागर उबल पड़े और धरती फट गई, जिससे अनगिनत अंतरिक्ष यान नष्ट हो गए। कई लोग स्तब्ध रह गए और भय से आकाश की ओर देखने लगे। एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और महल की ओर झपटा। 13 शाही टुकड़ियों के कप्तानों में से केवल हुआओ किंगशान ही स्तब्ध रह गए, जिनकी निगाहें उस विशाल हाथ को देखकर आग सी भड़क उठी। उनका शरीर लाल हो गया और सूर्य से भी अधिक प्रचंड हो गया। उनके शरीर से एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे आकाश में स्थित विशाल हथेली भी थम गई। हथेली के पीछे मौजूद साधक को अप्रत्याशित रूप से खतरा महसूस हुआ। हुआओ किंगशान एक साधारण साधक नहीं थे। उन्होंने अंतर्ब्रह्मांड में भी अपनी पहचान बनाई थी और यहाँ तक कि ज्वाला क्षेत्र में भी अपना नाम दर्ज कराया था। ठीक इसी क्षण महल से एक हरी लहर उठी, जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रही थी। फिर अचानक वह फट पड़ी, विशाल हाथ को चीरती हुई आकाश में ऊपर की ओर बढ़ती चली गई। पल भर में ही उस हरी लहर ने जेन्यू स्टार पर दबाव और प्रभाव डालने वाली सभी बाहरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। महल के चारों ओर मौजूद आंतरिक ब्रह्मांड के शक्तिशाली प्राणी पीले पड़ गए और सभी ने खून उगल दिया। बहुत ऊपर अंतरिक्ष के अनंत आकाश में एक बुजुर्ग की पुतलियां फैल गईं। वह अंतरलोक का एक शिकारी था जो महल को नष्ट करने के इरादे से आया था, लेकिन तारे की ऊर्जा की वह हरी लहर उसके सामने प्रकट हुई और फिर अमर युशान की हथेली में बदल गई। बुजुर्ग अवाक रह गया। तुम मरे नहीं, तुम्हारा क्षेत्र इतना भयानक कैसे है? वापस जाओ और अपने स्वामी को बताओ कि मैं अमर युशान वह नहीं दे सकता जो वह चाहता है। तभी हरे तारे की ऊर्जा उस बुजुर्ग पर छा गई और उसके चारों अंग तोड़ दिए। वह भयभीत होकर जल्दी से भाग गया। हरी ऊर्जा ने सब कुछ अपने वश में कर लिया और जेन्यू स्टार को अपने रंग में रंग दिया। हर कोई हरी ऊर्जा से अभिभूत हो गया। जेन्यू स्टार के लोगों के लिए इस तारा ऊर्जा ने उन्हें गर्माहट प्रदान की। वहीं दूसरी ओर इनवर्स के लोग भय से कांपने लगे। हुआओ किंगशान बेहद प्रसन्न हुआ। यही महाराज की असली ताकत है। वे आखिरकार स्वस्थ हो गए हैं। पीच अवाक रह गई। कितना भयानक! उसे आज भी वह दिन याद था जब उसे जबरन छठी कप्तान नियुक्त किया गया था। उसने उस दिन इस शक्ति का अनुभव भी किया था और वह घटना उसकी यादों में आज भी ताज़ा थी। अमर युशान की शक्ति के आवरण में महल की आभा और भी गहरी हो गई, जिससे एक अकल्पनीय और भयावह अनुभूति उत्पन्न हुई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। अंतरलोक के लोग महल की ओर आधा घुटने टेकने पर विवश हो गए। कुछ ही क्षणों में अमर युशान की विशालकाय आकृति प्रकट हुई और उन पर नीचे की ओर देखते हुए बोली, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी थी। अब यहाँ से भाग जाओ। उन्होंने फिर से खून की उल्टी की, अपने अंगों पर भयानक दबाव महसूस किया और फिर अपनी चोटों के बावजूद जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गए। महामहिम, गौरव की पुनः प्राप्ति के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपका साम्राज्य अद्वितीय है। महामहिम, गौरव की पुनः प्राप्ति के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपका साम्राज्य अद्वितीय है। महामहिम, गौरव की पुनः प्राप्ति के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपका साम्राज्य अद्वितीय है। अल्पविराम। अमर युशान की निगाहें सब पर घूम गईं और उसने मन ही मन आह भरी। महिमा में वापसी, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने बस मौत के द्वार पर अपना समय बढ़ा दिया था और जितनी बार वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता उतना ही वह अपने जीवन के अंत के करीब होता जाता। साम्राज्य अपनी सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू करेगा। साथ ही सीमा पार करने वाले किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड की जांच करें और संदिग्ध जासूसों को पकड़ें। हुआओ किंगशान, आप इसके प्रभारी होंगे, अमर युशान ने आदेश दिया। हुआओ किंगशान ने तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए कहा, जी महाराज। कुछ और आदेश जारी करने के बाद अमर युशान जमीन पर उतरा और महल में वापस प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष में अंतर्मार्ग के कई शक्तिशाली शासक क्रोध से उबल रहे थे। महान यू साम्राज्य के पतन की योजना बनाने में इतने वर्षों का समय बिताने के बाद वे पतन की ओर अग्रसर थे। उन्होंने महान यू साम्राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनने या अपने क्षेत्र का विस्तार करने से रोकने के लिए हर तरह की साजिशें रची थीं। लेकिन किसने सोचा होगा कि अमर युशान उन सभी को मूर्ख साबित कर देगा, जिससे उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। कितना दुखद! लेकिन वह बुजुर्ग शिकारी कहीं अधिक क्रोधित था। उसके चारों अंग साफ साफ टूट गए थे और उसे अपना जीवन बचाने के लिए अपनी तारा ऊर्जा का सहारा लेना पड़ा था, जबकि उसका खून आसमान को लाल कर रहा था। वह एक दिन इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन वह जानता था कि अमर युशान का वह मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास एकमात्र विकल्प यही था कि वह अपने गुरु से अपने लिए कार्रवाई करने का अनुरोध करे। सबको लगा कि यह सब अमर युशान की योजना का हिस्सा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगर लू यिन न होती तो अमर युशान पहले ही मर चुका होता। एक साधारण व्यक्ति ने उनकी किस्मत बदल दी थी। लू यिन सचमुच सो गया था। हालांकि उसने शुरू में अपनी जन्मजात प्रतिभा को छिपाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन वह वास्तव में पूरी तरह से थका हुआ था और अंततः 3 दिनों तक गहरी नींद सोता रहा। जागते ही लू यिन ने सबसे पहले अमर युशान की पीठ देखी। लू यिन तुरंत हैरानी से होश में आया और उठ खड़ा हुआ। महाराज, क्या आप ठीक हैं? अमर युशान ने लू यिन की ओर मुड़कर कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। छोटी यिन, इस बार यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर आप न होते तो आज की लू यिन का अस्तित्व ही न होता, लू यिन ने गंभीरता से उत्तर दिया। अमर युशान मुस्कुराया और लू यिन के कंधे पर थपथपाया।
तुम्हारे पूर्वज अमर जिशान ने मुझे कई बार बचाया था और अब तुम जिशान वंश की वंशज ने मुझे एक बार फिर बचाया है। मैं जिशान वंश का बहुत ऋणी हूँ। लू यिन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह देख सकता था कि अमर युशान अतीत की यादों में खोया हुआ था। अमर युशान ने आह भरी और आकाश की ओर देखा। छोटी यिन, तुम महान यू साम्राज्य के बारे में क्या सोचती हो? लू यिन को यह सवाल बहुत अजीब लगा और उसे लगा कि ऐसे विषयों पर बात करना उसका काम नहीं है। फिर भी उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा। साम्राज्य समृद्ध है और लोग शांतिप्रिय हैं। अमर युशान हंस पड़ा। ऐसी राजनीतिक औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच बताओ। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने अभी तक पूरे साम्राज्य का भ्रमण नहीं किया है, लू यिन ने अचानक कहा। अमर युशान ने लू यिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं ये साम्राज्य आपको सौंप दूंगा तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? लू यिन चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। महाराज, कृपया छोटी यिन के साथ मजाक न करें। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अमर युशान एक बार फिर जोर से हंस पड़ा और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया और आगे आगे चलने लगा। लू यिन ने सम्राट को अजीब नजर से देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वे कई मंडपों और महल के भीतरी हिस्से की रक्षा करने वाले तकनीकी कवच से होकर गुजरे। फिर अमर युशान लू यिन को महल के एक कोने में ले गया, जहां पहुंचने पर जमीन पर एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। लू यिन की आंखों में चमक आ गई। वह कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता था कि अमर युशान उसे कहां ले जा रहा है। अमर युशान हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भूमिगत कक्ष में दाखिल हुआ। लू यिन उसके ठीक पीछे पीछे चली। प्रमोटेड कंटेंट मो 447, 112, 149। ये भूमिगत क्षेत्र बहुत ही साधारण था और एक गलियारे के अलावा वहां और कुछ खास नहीं था, बस दीवार पर कुछ भित्ति चित्र थे। अंततः वे दोनों एक विशाल धातु के दरवाजे के सामने रुक गए। अमर युशान ने उसे देखकर कहा, मुझे विश्वास है कि आप पहले इसी की तलाश कर रहे थे। यह आपके जिशान वंश का छिपा हुआ खजाना है। लू यिन ने सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। हाँ, किसी ने मुझे बताया था कि जिशान वंश का खजाना महल के अंदर छिपा हो सकता है। अमर युशान ने लू यिन की ओर मुड़कर कहा, मुझे बताओ, तुम इसे क्यों ढूंढ रही हो? लू यिन ने जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं किया, मैं कंगाल हूं। अमर युशान चकित रह गया। उसने सोचा था कि लू यिन इसके लिए तरह तरह के बड़े बड़े बहाने बनाएगा और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी सरलता से जवाब देगा। फिर भी यह जवाब बहुत तर्कसंगत भी था। खजाना पैसा होता है और जिसके पास पैसा नहीं होता वह खजाने की तलाश करता है। अमर युशान हंसते हुए बोला, क्या एस्ट्रल 10 के खर्चे आपके बस से बाहर हैं? लू यिन ने गंभीरता से जवाब दिया, खर्च बहुत ज्यादा है। एस्ट्रल 10 में सभी प्रशिक्षणों के लिए भारी मात्रा में तारा ऊर्जा क्रिस्टल की खपत होती है। ये बात तब और भी ज्यादा सच हो गई जब से मैं मेल्डर बन गया हूँ, यहाँ तक कि एक गुरु को मुझे तारा ऊर्जा से भर देना पड़ा। यह एक अथाह गड्ढे जैसा है। मुझे बहुत बड़ी मात्रा में तारा क्रिस्टल की आवश्यकता है क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद मुक्त तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में बहुत समय लगता है। हाँ, मेल्डर क्षेत्र एक गंभीर चुनौती है और इसमें भारी खर्च आता है। मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे आपको पहले ही और अधिक देना चाहिए था, अमर युशान ने खेद भरे स्वर में कहा। लू यिन उत्साहित हो गया, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अमर युशान की बातों का क्या मतलब है। तभी अमर युशान मुड़ा और धीरे से धातु का दरवाजा खोला। लू यिन उत्सुकता से भर उठा। जिशान कुल के खजाने में क्या क्या कीमती चीजें हैं? तारा ऊर्जा क्रिस्टलों के पहाड़, या शायद उससे भी ज्यादा कीमती तारा क्रिस्टल सार। लू यिन उत्सुकता से दरवाजे को घूर रहा था, काश वह उसके आर पार देख पाता। जैसे ही धातु का दरवाजा पूरी तरह खुला, लू यिन की नजरों के सामने एक खाली मैदान फैल गया। लू यिन ने पलकें झपकाईं। कुछ नहीं, खजाना कहाँ है? उसने अमर युशान की ओर उलझन भरे भाव से देखा। अमर युशान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम निराश हो? लू यिन ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, महाराज, आपके शरीर के ठीक होने के बाद आप काफी विनोदी हो गए हैं। अमर युशान फिर हंस पड़ा। मजाकिया नहीं, ये रात के उन चोरों के लिए तैयार किया गया था। लू यिन अभी भी लापता थी। अमर युशान की मुस्कान गायब हो गई जब उन्होंने समझाया, इनवर्स मुझे जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने सदियों तक खुद को छिपाए रखा और हमारे साम्राज्य के विस्तार में बाधा डाली। मैं उनकी हरकतों को कैसे नहीं देख पाया। चाहे वह शाही खजाना हो या जिशान कबीले का छिपा हुआ खजाना, दोनों ही अफवाहें मैंने जानबूझकर फैलाई थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब मैं मर जाऊं तो वे लोग मेरे साथ दफन हो जाएं। लू यिन चौंक गई। क्या ये सब नकली है? अमर युशान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बेशक यह नकली है। अगर सच में यहाँ कोई खजाना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे छूता भी नहीं, कि मैं उसे इतने समय तक छुपा कर रखता? जिशान वंश ही एकमात्र ऐसा वंश नहीं है जिसके पास गुप्त खजाने की कहानियां हैं। साम्राज्य के हर महान वंश जो कभी नष्ट हुआ के पास महल में छिपे हुए विरासती खजाने की ऐसी ही कहानियां हैं। लेकिन पीढ़ियों के बीतने के साथ धीरे धीरे इसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं बचा। केवल अंतरलोक के वे चोर ही सुराग खोजने के लिए इधर उधर ताक झांक करते रहे। अमर युशान ने खाली कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, अगर जिशान वंश के कथित छिपे हुए खजाने में कुछ भी नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वे इसे स्वीकार करते? वे सदियों से छुपकर रह रहे हैं और जांच करने के लिए निश्चित रूप से इस कमरे में आते। और यह वह कब्रिस्तान है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से उनके लिए तैयार किया है। एक शिकारी के लिए भी यहाँ जीवित रहना मुश्किल होगा। इस महल में इस तरह के कुल 5 कब्रिस्तान हैं, अमर युशान ने गर्व से खुलासा किया। लू यिन दंग रह गया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसी सम्राट की ऐसी धृष्टता उसने पहली बार देखी थी। ये वही व्यक्ति था जिसने एक ही झटके में इनवर्स के सभी षड्यंत्रकारियों को दफनाने का साहस दिखाया था। यह एक ऐसी साजिश थी जिसे कई सदियों से बड़ी सावधानी से रचा गया था, और अगर इसका खुलासा इसके लक्षित पीड़ितों के सामने भी हो जाता तो उनमें से एक भी इस पर विश्वास नहीं करता। वे जोखिम की परवाह किए बिना महल के हर कोने की छानबीन जरूर करते।
वे महल को नष्ट करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ठीक से पता नहीं था कि अमर नियमावली कैसे लिखी गई होगी। अगर उनकी इस हरकत से नियमावली गलती से नष्ट हो जाती तो क्या होता। भले ही महल में अमर नियमावली होने की संभावना 1% भी न हो, फिर भी वे ये जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अमर युशान उनके लालच का फायदा उठाकर सबको फंसाने और अपने साथ नीचे गिराने की योजना बना रहा था। आप क्या सोचते हैं? अमर युशान ने लू यिन की ओर देखते हुए पूछा। लू यिन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज आप बहुत साहसी हैं। क्या आपके कोई प्रश्न है? अमर युशान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लू यिन की आंखें चमक उठीं। क्या आपको डर नहीं है कि वे इनवर्स संगठन क्रोध में आकर महान यू साम्राज्य को नष्ट कर देंगे? अमर युशान ने बदले में एक प्रश्न ही पूछ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे उस नालायक बेटे ड्यूक युशान ने ऐसा क्यों किया? लू यिन पहले तो असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने अमर युशान को आश्चर्य से देखा। अमर युशान ने अपने हाथ पीठ पीछे बांधे और उदासीनता से कहा, ब्रह्मांड में सभी जानते हैं कि ड्यूक युशान ने साम्राज्य के साथ विश्वासघात किया है। भले ही साम्राज्य नष्ट हो जाए, वह फिर भी जीवित रहेगा। वह मेरे महान यू साम्राज्य की जीवित वंशज होगा। उस रात ड्यूक युशान की आंखों में दिख रही कड़वाहट और डोरेन युशान द्वारा प्रथम राजकुमार का पद हथियाने की योजना के बारे में पता चलने पर उनकी प्रतिक्रिया को याद करके लू यिन की आंखें सिकुड़ गईं। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। बात यह नहीं थी कि ड्यूक युशान ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि इस मरते हुए सम्राट ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। ये सब इसलिए किया गया था ताकि महान यू साम्राज्य की शाही वंश परंपरा आगे बढ़ सके। या शायद राजकुमार को भी ये पता नहीं था कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वास्तव में ये बात दोनों राजकुमारों के लिए सच थी। अमर युशान बेहद क्रूर था। इनवर्स के षड्यंत्रकारियों को मारने के लिए उसने अपने बेटे को भी अपने खिलाफ खड़ा करने में कोई संकोच नहीं किया। क्या उसने सदियों तक सिर्फ इन लोगों को मारने के लिए साजिशें रची थीं? क्या ये वाकई सार्थक था? ड्यूक युशान ने 100 साल पहले वायलेट प्लैनेट को नष्ट करने की कोशिश की थी ताकि अमर युशान की मृत्यु जल्दी हो जाए। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अमर युशान ने इसके लिए भी योजना बनाई होगी। उसे सचमुच अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी और वह बस और लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता था। महाराज आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? लू यिन घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि वह किससे बात कर रहा है। अमर युशान ने लू यिन की ओर सीधे देखा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महान यू साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना सकता हूँ। एक खास वस्तु के कारण अंतरलोक की प्रभावशाली शक्तियों की निगाहें महान यू साम्राज्य पर टिकी हैं। इसका विनाश होना तय है। ड्यूक युशान और वैंडी दोनों ही मेरे लिए कुछ चीजों को बचाने का एक जरिया हैं। हालांकि उन दोनों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता और मुझे एक तीसरे विकल्प की भी जरूरत है। तुम्हें मुझे नहीं ढूंढना चाहिए, लू यिन ने कहा। अमर युशान ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, आप राजा ज़िशान हैं, इसलिए सिंहासन के उत्तराधिकारियों में आप चौथे स्थान पर हैं और जाहिर है आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्हें मैं चुनूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सम्राट नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे संकल्प को आगे बढ़ाएं। जब वह दिन आएगा और आपके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं तब तक प्रसन्न रहूंगा जब तक आप महान यू साम्राज्य का पुनर्निर्माण करते हैं और ज़ेन्यू स्टार की रक्षा करते हैं। इसका मतलब होगा कि मैंने अपने पूर्वजों को पूरी तरह से अपमानित नहीं किया है। लू यिन को समझ नहीं आ रहा था। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे वह निभा नहीं सकता था। इसके अलावा वह असली राजा ज़िशान भी नहीं था, लेकिन उसके सामने बैठा व्यक्ति अपने दिल की बात कह रहा था और लू यिन पर पूरा भरोसा जता रहा था। वह इस व्यक्ति की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था। लू यिन की अपनी ईमानदारी थी। उसे ये भी समझ आ गया था कि सम्राट उस पर मनोवैज्ञानिक चाल चल रहा है। आखिरकार अमर युशान ने अपने वंश को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए थे। उसने अपने बच्चों को अपने विरुद्ध खड़ा किया, भाई बहनों को आपस में लड़वाया और इंसानी जिंदगियों की परवाह नहीं की। लू यिन उस तरह का इंसान नहीं बनना चाहता था। अमर युशान ने आह भरी, मैं जानती हूं कि अभी तुम्हारे लिए ये सब स्वीकार करना मुश्किल है। इसे ले लो। इतना कहकर अमर युशान ने एक अंगूठी निकाली और लू यिन को दे दी। लू यिन ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? ये साम्राज्य की सत्ता की अंगूठी है। अगर मुझे, डोरेन और ड्यूक को कुछ हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल साम्राज्य की सभी सेनाओं को आदेश देने के लिए कर सकते हैं, अमर युशान ने कहा। लू यिन अंगूठी लौटाना चाहता था, लेकिन अमर युशान की आशा भरी निगाहें देखकर उसे समझ आ गया कि उसे अंगूठी अपने पास ही रखनी होगी। वह जानता था कि अमर युशान क्या सोच रहा है। मौजूदा हालात में अमर युशान सबसे ज्यादा खतरे में था, क्योंकि सदियों से उसी को निशाना बनाया जा रहा था। उसके बाद डोरेन युशान, फिर ड्यूक युशान और आखिर में वैंडी युशान। हालांकि उसके खतरे में पड़ने की संभावना कम थी, फिर भी यह मुमकिन था। इसलिए लू यिन अमर युशान की आखिरी उम्मीद था, क्योंकि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इसके अलावा वह फिलहाल एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी में था। जब अमर युशान ने देखा कि लू यिन ने अंगूठी स्वीकार कर ली है तो वह मुस्कुराया। यही तो राजा ज़िशान को होना चाहिए। जिम्मेदार, अब से तुम सिंहासन के चौथे आधिकारिक उत्तराधिकारी हो और उत्तराधिकारी बनने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। ये कहते हुए उसने एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। लू यिन की आंखें चमक उठीं। यही तो उसका पूरा लक्ष्य था। चूंकि ज़िशान वंश का खजाना मौजूद ही नहीं था, इसलिए अमर युशान उसे मुआवजे के तौर पर कुछ और ही दे रहा था। यहाँ तारा क्रिस्टल के 1 लाख घन हैं। इसे मिल्डर बनने के पुरस्कार के रूप में समझो, अमर युशान ने कहा। लू यिन को बहुत अधिक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी निराशा ये थी कि उसे केवल 1 लाख ही मिले। तारा क्रिस्टलों के लिए उसकी लालसा बढ़ती ही जा रही थी और 1 लाख घन अब उसकी खुशी के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब उसने क्रेयोनोर को हराया था तब उसे केवल उसी से लगभग 90,000 घन तारा ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त हुए थे। बेशक वह जानता था कि अंतरलोक और बाह्यलोक में तारा क्रिस्टलों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अंतरलोक बाह्यलोक की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक तारा क्रिस्टल उत्पन्न करता है। अमर युशान द्वारा उपहार में दिए गए 1 लाख क्रिस्टल अंतरलोक में 10 मिलियन के बराबर थे। इसलिए तुलनात्मक रूप से ये वास्तव में काफी बड़ी राशि थी। धन्यवाद महाराज, लू यिन ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। बाहरी ब्रह्मांड में तारा क्रिस्टल का उत्पादन बहुत कम है।
1 लाख तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होंगे। जब आप लिमिटियर बन जाएंगे तो अगर मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मैं आपको कुछ और उपहार दूंगा। महाराज, ये साम्राज्य काफी समृद्ध प्रतीत होता है, लू यिन ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा। अमर युशान जोर से हंस पड़ा। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? लू यिन को याद आया कि राजधानी में रहते हुए कई अधिकारियों ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी। उन अधिकारियों ने उसे बहुत कम मात्रा में तारा क्रिस्टल दिए थे और उस समय उसे जो मिला था और अब अमर युशान ने जो दिया था उसमें बहुत बड़ा अंतर था। ये बात समझ से परे थी। शाही परिवार चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए था। क्या उन अधिकारियों से स्वागत उपहार मांगने में मैं तुच्छ व्यवहार कर रहा था? अमर युशान ने खिलखिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह स्वागत का उपहार था। लू यिन ने माथे पर शिकन डाली। इसे स्वागत उपहार कहना असल में उसके लिए अपमान की बात थी। उसने रिश्वत लेने के इरादे से ये सब किया था, लेकिन उन्हें स्वागत उपहार के नाम पर उचित राशि ही मिली थी। वह राशि बहुत कम थी। कितना शर्मनाक, ये सोचकर कि उस समय वह कितना संतुष्ट था जबकि अधिकारियों ने उसे कुछ भी नहीं समझा था। वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। लू यिन ने मन ही मन खुद को फटकारा और भविष्य में सावधान रहने की याद दिलाई। रिश्वत मांगते समय कोई निश्चित राशि न मांगें, बस सामान्य राशि लें, कोई निश्चित राशि न मांगें। ठीक है, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें जानना चाहिए और तुम्हारा इनाम भी दे दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ शाही युद्ध तकनीकें सिखाने जा रहा हूँ। अदृश्य आभा तकनीक और राख ऊर्जा बल, अमर युशान ने सख्ती से कहा। लू यिन आश्चर्यचकित रह गया। क्या आप मुझे शाही युद्ध तकनीक सिखाने जा रहे हैं? अमर युशान ने सहमति में धीमी सी आवाज निकाली। जब मैं आंतरिक ब्रह्मांड से लौटा तो मैं अपने साथ 4 युद्ध तकनीकें लेकर आया था। ये हैं स्काई बीस्ट क्लॉ, एयर फ्लैश, इनविजिबल ऑरा और एशियन एनर्जी फोर्स। स्काई बीस्ट क्लॉ तकनीक यू अकादमी को इसलिए दी गई थी ताकि साम्राज्य के लिए नई प्रतिभाओं का निर्माण हो सके। एयर फ्लैश तकनीक 13 शाही स्क्वाड्रनों की है और आखिरी 2 इनविजिबल ऑरा और एशियन एनर्जी फोर्स तकनीकें शाही परिवार की हैं। चूंकि अब आप शाही परिवार के आधिकारिक उत्तराधिकारी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको इन दोनों तकनीकों को सीखने का भी अधिकार है। अमर युशान उसके लिए इतना कुछ कर रहा था कि लू यिन थोड़ा भावुक भी हो गया। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही बहुत सी युद्ध तकनीकें सीख ली हैं। अगर मैं और सीखूंगा तो मेरे लिए उन्हें सीखना और अपनी युद्ध शैली में ठीक से शामिल करना मुश्किल हो जाएगा। अमर युशान ने उसकी बातों पर विचार किया और सहमति जताई। तो फिर आपको राख ऊर्जा बल तकनीक सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अदृश्य आभा तकनीक सीखनी होगी। अदृश्य आभा तकनीक? लू यिन हैरान थी। अमर युशान ने गंभीरता से कहा, अदृश्य आभा तकनीक आपकी आभा को अदृश्य कर देती है। दूसरे शब्दों में, यह आपकी युद्ध शक्ति को छुपा देती है। इस तकनीक का उपयोग करने पर युद्ध के दौरान भी कोई आपकी शक्ति का स्तर निर्धारित नहीं कर पाएगा। पुराने समय में आंतरिक ब्रह्मांड से साम्राज्य में लौटने का एक मुख्य कारण यही तकनीक थी। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह आपकी जान भी बचा सकती है। लू यिन को यह तकनीक बहुत उपयोगी लगी, जिससे वह बेहद प्रसन्न हुई। धन्यवाद महाराज। अदृश्य आभा तकनीक बहुत जटिल नहीं थी। इसमें केवल शरीर का उपयोग करके एक ताला बनाना होता था जो तारा ऊर्जा को सील कर देता था। इसकी सरलता के कारण इसे सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता था, फिर भी बहुत कम लोग इस विधि का उपयोग करने के बारे में सोचते थे। यह एक अत्यंत परिष्कृत तकनीक थी। लू यिन ने इसे मात्र 20 मिनट में पूरी तरह से सीख लिया। तुम इतनी जल्दी सीख जाते हो, मैं हैरान हूँ। मैंने सुना है कि तुमने स्काई बीस्ट क्लॉ का 96वां रूप 13 दिनों में सीख लिया और तियानमिन के 3 स्टैक्स को भी एक बार देखकर ही सीख लिया। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए मैं पहली बार उम्मीद कर रहा हूं कि तुम वेंडी से शादी कर पाओगे, अमर युशान ने दुख भरी आह भरते हुए कहा। लू यिन अदृश्य आभा तकनीक सीखने के उत्साह में पूरी तरह डूबा हुआ था, लेकिन वेंडी का नाम अचानक सामने आते ही उसका दिल बैठ गया। उसने इस महिला का नाम कई बार सुना था और उसके लिए उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। छोटी यिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वेंडी के मामले में मैं बेबस हूँ। वह मेरी बेटी तो है, लेकिन वह 10,000 तलवार शिखर की शिष्या भी है। मैं अकेले ये तय नहीं कर सकता कि उसका पति कौन होगा, अमर युशान ने क्षमा मांगते हुए कहा। लू यिन ने जल्दी से कहा, मेरे और राजकुमारी वेंडी के बीच जो भी होगा वह अपने आप सुलझ जाएगा। महाराज, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अमर युशान ने सिर हिलाया। ठीक है, वैसे भी वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? लू यिन वास्तव में मना करना चाहता था, लेकिन सोच विचार करने के बाद वह चुप रहा। वह जानता था कि वेंडी युशान के मुकाबले उसका रुतबा बहुत कम है, लेकिन कम से कम उसे उससे मिलने का साहस तो रखना ही चाहिए। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तुरंत मना नहीं करूंगा। अमर युशान को उसका जवाब सुनकर खुशी हुई। चिंता मत करो, मेरे आसपास होने से वह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। लू यिन ने सिर हिलाया। और हाँ, ओनाओं के साथ आपके 3 साल के विवाह समझौते को मत भूलना, अमर युशान ने याद दिलाया। लू यिन ने फिर से केवल सिर हिलाया। अमर युशान ने उसे कंधे पर थपथपाते हुए सांत्वना दी। वह विवाह अनुबंध दोनों पक्षों को एक साथ बांध देगा। भले ही तुम जेनी ओना से शादी न करो, ओना परिवार पहले से ही तुम्हारा पक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने यह नहीं देखा? ग्रैंड एस्ट्रल गेट के बाहर रॉकी ओना से हुई मुलाकात की घटना को याद करके लू यिन की आंखें चमक उठीं। ओना परिवार ने स्पष्ट रूप से सद्भावना प्रदर्शित की थी। फिलहाल साम्राज्य से आपका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ओना परिवार, जो किसी गुट से संबंधित नहीं है, आपकी मदद कर सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर मेरा उत्तराधिकारी बाहरी अधिकारियों से संबंध बनाए, ये सब आप पर निर्भर करेगा। भले ही आप शादी न करें, ये 3 साल ओना परिवार के लिए आपको काफी सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगे, अमर युशान ने कहा। लू यिन ने अमर युशान पर एक नजर डाली। ये व्यक्ति उसे दूसरों का इस्तेमाल करना और मनचाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए परिस्थितियां बनाना सिखा रहा था। क्या ये सम्राट की मनोवैज्ञानिक चालें हैं? काफी समय बाद लू यिन महल से बाहर निकले।
लेकिन अमर युशान ने उन्हें तुरंत वापस बुला लिया, मुख्य रूप से उन्हें कुछ मामलों से निपटने का तरीका सिखाने के लिए। लू यिन के दृष्टिकोण से सम्राट उन्हें ऐसी बातें सिखा रहे थे जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थी, फिर भी बहुत प्रभावी थी। 8 शताब्दियों से अधिक समय तक एक साम्राज्य पर शासन करने वाले व्यक्ति के अनुभवों से सीखना बहुत मूल्यवान था। डोरिन और ड्यूक युशान को भी संभवतः इसी तरह सिखाया गया था और अब लू यिन की बारी थी। हाल ही में घटी घटनाओं के बारे में सोचते हुए लू यिन अनजाने में ही ग्रैंड एस्ट्रल गेट की ओर चल पड़ा। उसने ऊपर देखा और उसका दिल कांप उठा। उसके सामने रॉकी ओना खड़ी थी, जो चुपचाप उसे देख रही थी। जब लू यिन ने रॉकी को देखा तो उसके मन में अपराधबोध जागा। अभी कुछ देर पहले ही तो वह अमर युशान से ओना परिवार का सबसे अच्छा उपयोग करने के बारे में बात कर रहा था। किसने सोचा होगा कि उसकी मुलाकात ऊपर बताए गए लोगों में से किसी एक से हो जाएगी। किसी के पीठ पीछे बुराई करना वाकई गलत था। उसे कुछ भी नहीं सुनना चाहिए था, है ना? हेलो कैप्टन रॉकी, लू यिन ने उत्साह और विनम्रता से अभिवादन किया। रॉकी ओना ने सिर हिलाया, उनका चेहरा हमेशा की तरह उदासीन था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके पास ओना परिवार से मिलने का समय है? हमारे परिवार के मुखिया आपसे मिलने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लू यिन की पहली प्रतिक्रिया तो मना करने की थी, लेकिन काफी सोच विचार के बाद उसने रॉकी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे परिवार से मिलना तो कभी न कभी होगा ही, क्योंकि उनके साथ विवाह समझौता होने के बावजूद उसने अभी तक मुलाकात नहीं की थी। भले ही उसके इस काम को कितनी भी उदारता से देखा जाए, उसे असभ्य ही समझा जाएगा। हालांकि अगर लोग उसके इरादों को समझने की कोशिश करते तो शायद उन्हें लगता कि वह ओना परिवार को तुच्छ समझता है। और यह ओना परिवार था, एक शक्तिशाली परिवार जिसका मुखिया एक क्रूजर था। बिल्कुल श्रीमान, मैं बहुत समय से स्नो माउंटेन घूमने जाना चाहती थी, लू यिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। रॉकी ने लू यिन को देखकर मुस्कुराया और आगे आगे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वे एक आलीशान अंतरिक्ष यान के सामने पहुंच गए। फिर वे दोनों ओना परिवार के निवास के लिए रवाना हो गए। इसी बीच अंतरिक्ष के अंधकार में शून्य में एक प्राचीन तलवार तारों को भेदते हुए सीधे महान यू साम्राज्य की ओर निशाना साध रही थी। लेकिन असल में ये तलवार के आकार का एक अंतरिक्ष यान था। चाहे आप इसे कितना भी ध्यान से देखें, यह असाधारण गति से अंतरिक्ष में उड़ती हुई तलवार जैसा ही दिखता था। ऐसे अंतरिक्ष यान बहुत कम देखने को मिलते थे और ये केवल यूनिवर्स के 10,000 तलवारों वाले शिखर से ही आते थे। इसके अंदर वेंडी युशान थी, जो अपने ग्रह की ओर तेजी से लौट रही थी। अंतरिक्ष यान के अंदर वेंडी के चेहरे पर उदासीनता और निर्मम भाव थे। हालांकि उसे महान यू साम्राज्य से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी वह उसकी जन्मभूमि थी और उसका परिवार वहीं रहता था। अगर किसी ने भी साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की तो वह उन सबको मार डालेगी। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि एक अंतरिक्ष यान सामने से उसकी ओर आ रहा है, मानो वह महान यू साम्राज्य से भाग रहा हो। अंतरिक्ष यान को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने लापरवाही से पैर पटका और अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे अंतरिक्ष यान के सामने प्रकट हो गई। फिर हाथ के इशारे से अंतरिक्ष में कई धातुई चमक उठी और पल भर में अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया। अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए, सिवाय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के, जो मलबे से दयनीय भाव से बाहर निकला। उसने वेंडी को हैरानी से देखा। तुम वापस आ गई हो? वेंडी की निगाहें ठंडी थीं। क्या हुआ? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने दांत पीसते हुए और चेहरा पीला पड़ते हुए कहा, तुम्हारे पिता अमर युशान बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया था, लेकिन हम उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। वेंडी उसे घूरती रही। मुझे ये पहले से ही पता है, लेकिन मैं ये सुनना नहीं चाहती थी। तुम भले ही 10,000 तलवार शिखर के शिष्य हो, लेकिन मैं फिर भी वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम्हें उकसाना चाहिए। मेरे पास भी कोई है, लेकिन अधेड़ उम्र का वह आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, तभी वेंडी ने एक ही वार में उसे मार डाला। वह एक क्रूजर था, भले ही बुरी तरह घायल था और फिर भी बहुत शक्तिशाली था। लेकिन वह वेंडी के सामने एक पल भी टिक नहीं पाया और पल भर में मारा गया। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगी जो तुम्हारा साथ दे रहा है, चींटी। वेंडी का लहजा शांत था, उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि क्रूजर जिंदा है या मरा हुआ। उसके मन को अभिमानी कहना भी कम होगा। उसकी नज़र में यूनिवर्स के शक्तिशाली लोग भी महत्वहीन थे। जैसा कि उसने कहा था, वे उसकी नज़रों में महज चींटियां थीं। वेंडी के अपने तलवार के आकार के अंतरिक्ष यान में लौटने के बाद वह दूर तक उड़ता रहा। रास्ते में मिले हर यूनिवर्स अंतरिक्ष यान को उसने नष्ट कर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये लोग कौन थे या इनके पीछे कौन से संगठन थे। वह 10,000 स्वॉर्ड स्पीक की शिष्या और 10 आर्बिटर्स काउंसिल की सदस्य भी थी। ये लोग चाहे कितने भी निर्भीक क्यों न रहे हों, उनमें 10 आर्बिटर्स से जुड़े किसी व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। 10 आर्बिटर्स अत्याचार, प्रभाव और शक्ति की पराकाष्ठा थे। जल्द ही कई यूनिवर्स संगठनों को अपने सदस्यों के नरसंहार की खबर मिली और वे क्रोधित हो गए। हालांकि वेंडी युशान के बारे में वे कुछ नहीं कर सकते थे। जैसा कि वह पहले से ही जानती थी, भले ही वे मिलकर 10,000 स्वॉर्ड स्पीक को नजरअंदाज कर दें, लेकिन वे कभी भी भयानक 10 आर्बिटर्स का सामना नहीं कर सकते थे। इस समय वे अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि ग्रेट यू साम्राज्य ने ऐसे भयानक राक्षस को जन्म दिया है, तो वे वर्षों पहले ही अमर युशान को हर कीमत पर खत्म करने की कोशिश करते। तब वेंडी युशान जैसी असाधारण शख्सियत कभी अस्तित्व में नहीं आती। रास्ते में एक्सप्लोरर या उससे ऊपर के स्तर के कम से कम 15 साधकों को उसने मार डाला, क्योंकि वह खून से लथपथ होकर घर लौट रही थी। पूरा अंतरिक्ष पथ खून से सना हुआ था और वहां से गुजरने वाले किसी भी सैनिक या अंतरिक्ष समुद्री डाकू ने इस भयावह दृश्य को देखकर भय से कांप उठे। वेंडी युशान ने अपनी वापसी की घोषणा करने के लिए इतने भव्य तरीके का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उसने जेन्यू स्टार को देखा तो वह अभी भी बहुत दूर थी। उस समय लू यिन ओना परिवार के निवास पर अभी अभी पहुंची थी। ये कुल पूरे महान यू साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक था। इसके सदस्यों में 13 शाही स्क्वाड्रनों के कप्तान रॉकी ओना के अलावा परिवार में एक और रहस्यमय हस्ती थी, जुशान ओना। वह ओना परिवार का एक प्रमुख सदस्य था और अपने परिवार में हुआ किंगशान के समान ही दर्जा रखता था। ये बात लू यिन को रॉकी ओना से बातचीत के बाद पता चली।
उसने सोचा था कि ओना परिवार का मुखिया योद्धा नहीं है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति रॉकी ओना से भी अधिक शक्तिशाली था। भव्य हवेली को निहारते हुए लुयिन को एक सिहरन सी महसूस हुई। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो तब उत्पन्न होती थी जब कोई ओना परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही युद्ध तकनीक बर्फीली हथेली का प्रयोग करता था। ओना परिवार के प्रत्येक रक्त संबंधी सदस्य ने किसी न किसी समय इस तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। जैसे ही वे हवेली के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, लुयिन ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह जानता था, टोरी ओना, 9वीं शाही स्क्वाड्रन का उपकप्तान जिसने पृथ्वी पर लगभग उसे मार ही डाला था। जैसे ही उन दोनों ने टोरी ओना को देखा, रॉकी ने सावधानी से अपनी निगाहें लुयिन पर टिका दी। वह टोरी का इस्तेमाल करके लुयिन के व्यवहार को परखना चाहता था और यह देखना चाहता था कि वह तुच्छ व्यक्ति है या नहीं। सामान्य लोगों के लिए उस व्यक्ति को नजरअंदाज करना लगभग असंभव होता है जिसने उन्हें लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया हो। सौभाग्यवश टोरी ओरा को देखकर लुयिन को बस थोड़ी सी हैरानी हुई। फिर उसने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया और सहजता से मुस्कुराया। रॉकी ओना ने धीरे से आह भरी। शुक्र है, ये राजा ज़िशान तुच्छ व्यक्ति नहीं था, जिसका अर्थ था कि उसमें अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता थी। लुयिन को टोरी ओना से जरा भी शिकायत नहीं थी। उसने टोरी को कभी किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया था। असल में उसे तो उपकप्तान का उसके खिलाफ कार्रवाई करना समझ में भी आता था, क्योंकि लुयिन ने जेनी ओना को लूटने की कोशिश की थी। उस समय वह किंग ज़िशान नहीं बना था और बस ये सोच रहा था कि उसकी धमकियां कारगर होंगी। इसके अलावा किंग ज़िशान के रूप में उसकी पहचान प्रमाणित होने के बाद टोरी ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। जो कुछ भी हुआ था वह पूरी तरह से मजबूरी में किया गया था। अब इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। टोरी ओना 9वीं शाही स्क्वाड्रन के उपकप्तान और एक्सप्लोरर क्षेत्र के एक शक्तिशाली योद्धा थे। लुयिन का पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उन्हें टोरी ओना को उतना सम्मान देना ही पड़ता था जितना ऐसे शक्तिशाली योद्धा को मिलना चाहिए। लुयिन द्वारा टोरी ओना को सिर हिलाकर अभिवादन करना ही उनकी ईमानदारी को दर्शाने के लिए काफी था। टोरी ने रॉकी की ओर चुपके से एक नजर डाली, जिस पर रॉकी ने भी चुपके से सिर हिलाकर जवाब दिया। ये देखकर टोरी ने लुयिन को प्रणाम किया और वहां से चला गया। लुयिन ने इस मौन बातचीत पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह ओना परिवार के महल की सुंदरता में पूरी तरह डूबा हुआ था। यह बहुत भव्य या आलीशान नहीं था और इसकी सजावट को वास्तव में साधारण कहा जा सकता है। दूर से देखने पर यह बिल्कुल सफेद दिखता था। ओना परिवार का महल छत से फर्श तक बर्फ और हिम से ढका हुआ था। हमारे परिवार में पीढ़ियों से ब्लिज़र्ड पाम तकनीक चली आ रही है। ऐसे वातावरण में प्रशिक्षण करने से इसके प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं, रॉकी ने समझाया। लुयिन ने समझदारी से आह भरी। मैंने सुना है कि ओना परिवार की बर्फीली हथेली की तकनीक शून्य को भी जमा सकती है। वाकई बहुत प्रभावशाली है। रॉकी जोर से हंस पड़ा। कोई भी युद्ध तकनीक तभी डरावनी हो जाती है जब उसे चलाने वाला काफी ताकतवर हो। यह युद्ध तकनीक अपने आप में इतनी शक्तिशाली नहीं है। तुम पहले जेनी से लड़ चुके हो, इसलिए तुमने खुद इसका अनुभव किया होगा। ये तुम्हें धमकाने के लिए काफी शक्तिशाली नहीं है। लुयिन मन ही मन रॉकी के आकलन से सहमत था, लेकिन फिर भी उसे विनम्रता बरतनी पड़ी। आखिरकार यह एक युद्ध तकनीक है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ये पूरे साम्राज्य में कई लोगों को ईर्ष्या दिलाने के लिए काफी है। रॉकी ने सिर हिलाया। बाहरी दुनिया तो अंत में बाहरी दुनिया ही है। ग्रेट यू साम्राज्य में ब्लिज़र्ड पाम तकनीक को एक अच्छी तकनीक माना जा सकता है, लेकिन आंतरिक दुनिया के महान संगठनों की तकनीकों के सामने ये कुछ भी नहीं है। इस पर रॉकी ने लुयिन की ओर देखते हुए प्रशंसा भरे लहजे में कहा, मैंने देखा कि तुमने महल के सामने बाहरी दुनिया की युवा परिषद के उस लिमिटियर को कैसे हराया। तुम वाकई शक्तिशाली हो। लुयिन के लिए अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। वह सोच रहा था कि रॉकी ओना का रवैया इतना अचानक क्यों बदल गया, लेकिन लगता है कि अंत में सब कुछ शक्ति पर ही निर्भर था। राजा ज़िशान के रूप में उसकी पहचान रॉकी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल अलग थी। लुयिन ने युवा परिषद के उन लिमिटियर्स को आसानी से हरा दिया था और वह संगठन महान यू साम्राज्य के शीर्ष संगठनों में से एक था। अगर रॉकी को पता होता कि लुयिन ने बैंगनी तारे को भी उन्नत किया है, तो वह शायद लुयिन की जन्मजात प्रतिभा के बारे में पूछना शुरू कर देता। इन सब बातों पर विचार करने के बाद लुयिन ने कृतज्ञता से आह भरी। अमर युशान ने इस मामले के बारे में बिल्कुल भी न पूछकर बहुत उदारता दिखाई थी। ग्रेट यू साम्राज्य की युवा पीढ़ी में शायद एस्ट्रल 10 का शुद्ध ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। बाकी सब, यहाँ तक कि लिमिटियर्स भी, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, रॉकी ने खुशी से कहा। लुयिन ने बस मुस्कुरा दिया। शुद्ध शक्ति के मामले में वह एस्ट्रल 10 के सबसे निचले रैंक वाले छात्रों में से एक था, जबकि लुयिन शीर्ष पर था। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। रॉकी शायद उस पर विश्वास न करे और सोचे कि वह बकवास कर रहा है। ओना परिवार का आलीशान घर पूरी तरह से बर्फ और हिम से ढका नहीं था और कुछ जगहों पर मौसम सामान्य भी था। हवेली से गुजरने के बाद वे 10 मिनट तक चले और फिर बैठक कक्ष में पहुंचे। वहां ओना परिवार की वर्तमान मुखिया ज़ुशान ओना पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। ज़ुशान ओना न केवल ओना परिवार के मुखिया थे, बल्कि वे जेनी के पिता भी थे। लुयिन को अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसकी मुलाकात उसके ससुर से हो रही हो। हालांकि उसने जेनी से शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन साम्राज्य में कई लोग उसे पहले से ही ओना परिवार का दामाद मानते थे। एक तरह से देखा जाए तो वह सचमुच अपने ससुर से ही मिल रहा था। लुयिन बैठक कक्ष में कदम रखने से पहले एक पल के लिए रुका। एक नजर में ही उसने देखा कि एक गंभीर दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्वामी की कुर्सी पर बैठा है। यह निश्चित रूप से ज़ुशान ओना ही था। लुयिन ने झुककर कहा, प्रणाम अंकल ज़ुएशान। ज़ुशान ओना ने उत्सुकता भरी नजरों से लुयिन का निरीक्षण किया। लुयिन हिले डुले नहीं और बस खड़े रहे। कुछ देर बाद ज़ुशान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और गर्मजोशी से कहा, बैठ जाए। आप भी, रॉकी। जी सर, रॉकी ने उत्तर दिया। लुयिन ने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद महोदय। जब लुयिन बैठी तो एक नौकर तुरंत आया और उन तीनों के लिए चाय परोसी। चाय की सुगंध मनमोहक और सुकून देने वाली थी, जिसमें हल्की सी कड़वाहट भी थी।
चाय की पत्तियां मानो जमी हुई थीं, जिससे लुयिन की जिज्ञासा बढ़ गई। सुशान ओना ने लुयिन की ओर देखते हुए कहा, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था। आपको हमारे ओना परिवार के महल तक इतनी दूर आने के लिए क्षमा करें। लुयिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं महोदय, मुझे तो आपका अभिवादन करना चाहिए था। कृपया मेरी असभ्यता के लिए क्षमा करें। सुशान ओना लुयिन के सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बहुत संतुष्ट थी। वह न तो अभिमानी था और न ही गुस्सैल। पहले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वह जानती थी कि यह व्यक्ति एस्ट्रल 10 का शिष्य है। लुयिन में आउटवर्स यूथ काउंसिल के लिमिटियर्स को आसानी से हराने की क्षमता थी, लेकिन उसका व्यवहार विनम्र बना रहा। ये दुर्लभ था। औपचारिकताएं छोड़िए, आशा है कि अगर मैं आपको लिटिल यिन कहूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। लुयिन मुस्कुराए, महामहिम भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी में जीवन कैसा चल रहा है, छोटी यिन? जुशान ने पूछा। रॉकी ने लुयिन की ओर देखा। ओना के ये दोनों पुरुष शक्तिशाली तो थे, लेकिन उन्होंने कभी अकादमी में पढ़ाई नहीं की थी। एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी ब्रह्मांड की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी और उनमें से कोई भी युवावस्था में इसकी योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाया था। लुयिन ने अकादमी में अपनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया। बेशक उन्होंने एस्ट्रल 10 के पतन का जिक्र नहीं किया। जैसा कि अमर युशान ने उन्हें निर्देश दिया था, चाहे वह जेनी से शादी करें या न करें, ओना परिवार की नज़र में अपना महत्व बनाए रखना जरूरी था। अगर उन्हें एस्ट्रल 10 के साथ हुई घटना का पता चल जाता तो लुयिन का महत्व भी उसी के साथ गिर जाता। महान यू साम्राज्य के अधिकांश लोग केवल इतना ही जानते थे कि एस्ट्रल 10 को आंतरिक ब्रह्मांड से निष्कासित कर दिया गया था, और उनमें से बहुत कम लोग एस्ट्रल 10 की दयनीय स्थिति के बारे में विशिष्ट जानकारी रखते थे। इसलिए लुयिन ने एस्ट्रल 10 की दुखद स्थिति के पूर्ण विवरण को उजागर करने से बचने का भरसक प्रयास किया। लुयिन के संक्षिप्त विवरण के बावजूद उनके श्रोता टेलीपोर्टेशन स्टोन, पोर्टेड बैटल, रेन ऑब्जर्वेटरी, सैंड ओशन, 9 ट्रायल जोन और अन्य सभी चीजों के वर्णन से दंग रह गए। आउटवर्स के कुछ ही निवासियों ने इन रहस्यमय स्थानों, विशेषकर पोर्टेड बैटल के बारे में सुना था। इनवर्स के शक्तिशाली योद्धाओं के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से लड़ने का विचार इतना रोमांचक था कि रॉकी ओना भी लुयिन की कहानियों से उत्साहित हो गया। यह अफसोस की बात थी कि वह युवा पीढ़ी का हिस्सा नहीं था। काश मेरा जन्म कुछ 100 साल बाद हुआ होता। अगर मैं नन्ही यिन जितनी छोटी होती तो मैं एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी में प्रवेश पाने के लिए अपनी जान तक दे देती। जुशान ओना ने विलाप किया। ये बहुत दुख की बात है कि जेनी नहीं आ सकी, रॉकी ओना ने आह भरते हुए कहा। जेनी का नाम सुनते ही जुशान ओना का चेहरा बदल गया। उस बेकार चीज का जिक्र मत करो। ओना वंश की उत्तराधिकारी होने के नाते अगर वह सिर्फ एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी की परीक्षा में असफल हो जाती तो स्वीकार्य होता, लेकिन वह सेंटिनल परीक्षण चरण में भी असफल रही और उसे बंदी भी बना लिया गया। बिल्कुल बेकार। लुयिन शर्मिंदा हो गया क्योंकि जेनी स्वाभाविक रूप से उसी के जाल में फंस गई थी। क्या जुशान ओना ने मुझे दोषी महसूस कराने के लिए ही इस बात का जिक्र किया था? हालांकि जुशान ओना सचमुच क्रोधित था, जेनी फिर भी उसकी सगी बेटी थी और उसकी पहली पत्नी की सबसे बड़ी संतान भी थी। वह अपने स्वाभाविक स्नेह को अपनी आंखों में झलकने से नहीं रोक सका। लुयिन को एक रोचक घटना याद आई। चाहे वह 1000 साल की उम्र वाला शिकारी हो या कुछ 100 साल जीने वाला कमजोर साधक, वे यथासंभव संतानोत्पत्ति में देरी करना पसंद करते थे। उसने इस घटना की जांच की थी और पाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश साधक तभी संतानोत्पत्ति करना चाहते थे जब वे अपनी चरम शक्ति प्राप्त कर लेते थे। ऐसा करने से उनकी संतानों को उनकी जन्मजात प्रतिभाओं के विरासत में मिलने और अपने वंश को मजबूत करने की संभावना बढ़ जाती थी। डेनाइट और मेविस वंश के सदस्यों की तरह ही शक्तिशाली साधकों की संतानें सामान्य साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती थीं। ब्रह्मांड के कई साधकों का सपना एक सशक्त वंश स्थापित करना था, इसलिए वे अक्सर यथासंभव लंबे समय तक परिवार बसाने में देरी करते थे। जुशान ओना कई 100 वर्षों तक जीवित रहीं और उनकी केवल एक ही पुत्री थी, जेनी ओना। इसी प्रकार अमर युशान के भी कुछ ही बच्चे थे। जुशान ने लुयिन की ओर देखा और कोमल स्वर में पूछा, छोटी यिन, मेरी बेटी जेनी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये सवाल पूछे जाने पर लुयिन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक अच्छी इंसान है। वह बहुत दयालु और बहुत सुंदर है। जुशान ओना ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उसके पिता के रूप में मैं उस बच्ची के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह जिद्दी है और बहुत प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन वह वास्तव में दयालु और बहुत सुंदर है। लुयिन मुस्कुराई। मिस जेनी वाकई एक अच्छी पसंद हैं। जुशान ओना ने सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। चूंकि हमारे दोनों परिवारों ने सगाई की पुष्टि कर दी है, तो आप जेनी के साथ शादी कब करने की योजना बना रहे हैं? लुयिन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और गंभीरता से बोला, चाचा जी, मैं अभी अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? महामहिम ने पहले भी इस बारे में मुझसे चर्चा की है। 3 साल लंबा समय नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। हम जेनी के साथ शादी को 3 साल के लिए टाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपकी सगाई होनी चाहिए। मैं स्वीकार नहीं करती। जेनी गुस्से से चिल्लाते हुए अंदर भागी। उसने लुयिन को घूरते हुए कहा, हार मान लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे लायक नहीं हो। चुप रहो, तुम्हारी ये गुस्ताखी तो देखो। जुशान ओना ने मेज पर हाथ पटका, खड़ी हुई और बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली, निकल जाओ। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। जेनी की आंखों में आंसू भर आए और उसने गुस्से से जुशान ओना की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। ये व्यक्ति भाई फैंग के बराबर भी नहीं है। दफा हो जाओ, जुशान ओना ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिससे बैठक कक्ष में बर्फीली हवा का एक झोंका आया और जेनी को कमरे से बाहर फेंक दिया। रॉकी ओना ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। भाई, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे मना लूंगा। इतना कहकर वह तेजी से बाहर भाग गया। लुयिन शुरू से अंत तक चुप रहा। उसे इस स्थिति की जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि वह वास्तव में खुश था कि उसने सगाई ठुकरा दी, क्योंकि उसे इसे ठुकराने का तरीका नहीं पता था। फिर भी उसे दिखावा करना पड़ा।
चाचा जी, जेनी ने जिस भाई फैंग का जिक्र किया था वह कौन है? जुशान ओना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसका नाम यान फैंग है, फाई फौज ग्रह का युवा स्वामी। जब जेनी तापमान की चरम सीमा का अनुभव करने के लिए उनके ग्रह पर गई थी तो एक खतरनाक स्थिति में यान फैंग ने अप्रत्याशित रूप से उसकी जान बचाई थी। लेकिन छोटी यिन, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। यान फैंग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह उस समय छोटी थी और मैं उसे फाई फौज ग्रह में शादी करने की अनुमति नहीं दे सकती। वह ग्रह ओना वंश के किसी भी सदस्य के लिए घर कहलाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लू यिन ने शांति से चाय की चुस्की ली। उसे फाई फौज ग्रह से यान गैंग याद आया और यह भी कि एस्ट्रल 10 की परीक्षाओं के दौरान घोस्ट फायर ने इसका जिक्र किया था। ऐसा लगता था कि उस ग्रह का ग्रेट यू साम्राज्य से कुछ उलझा हुआ संबंध था और उसका निशाना वैंडी यूशान लग रही थी। यान फैंग, है ना? लू यिन ने निवेदन किया, चाचा जी, क्या मैं मिस जेनी से अकेले में बात कर सकती हूँ? जुशान ओना थोड़ी देर रुकी लेकिन फिर उसने सहमति दे दी। कृपया उसके साथ धैर्य रखें। वह बच्ची हद से ज्यादा बिगड़ी हुई है, इसलिए उसकी बातों को ज्यादा महत्व न दें। लू यिन मुस्कुराए, लड़कियों का थोड़ा जिद्दी होना स्वाभाविक है। शादी के बाद हालात सुधर जाएंगे। लू यिन की प्रतिक्रिया देखकर जुशान ओना की आंखें चमक उठी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लू यिन जेनी से शादी करना चाहता है, जो कि अच्छी खबर थी। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, आगे बढ़ो। रॉकी ओना वापस लौटी। उसने लू यिन को जेनी ओना के ठिकाने के बारे में बताया और फिर लू यिन धीरे धीरे चलकर वहां पहुंची। जेनी ओना गुस्से से दांत पीस रही थी। तो उसमें अभी भी मुझे ढूंढने की हिम्मत है। उफ, मैं तुम्हें ओना कबीले की ताकत का एहसास कराऊंगी। उसने अपना गैजेट चालू किया और ऐसा लगा जैसे उसने कोई संदेश भेज दिया हो। लू यिन ओना वंश की विरासत के दृश्यों में लीन होकर धीरे धीरे आंगन में टहल रहा था और उसे बहुत आनंद आ रहा था। ये वास्तव में एक अद्भुत वंश था, क्योंकि यहाँ सदियों से संचित बहुमूल्य सांस्कृतिक वस्तुएं हर जगह प्रदर्शित थीं। कुछ ही देर में लू यिन को जेनी ओना मिल गई, जिसके साथ 2 लिमिटियर भी थे। अतिरिक्त लोगों की मौजूदगी से लू यिन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और बिना किसी झिझक के उसकी ओर बढ़ती रही। जेनी ओना ने चुनौती भरे लहजे में उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इसे सबक सिखाओ। दोनों लिमिटियरों ने उसे पहचानने में जरा भी संकोच नहीं किया, इसलिए वे उस पर जोरदार हमला करने के इरादे से उसके पास पहुंचे। ओना कबीले में लिमिटियरों की कोई कमी नहीं थी। लू यिन की आंखों में एक बर्फीली चमक कौंधी। हालांकि उसे उम्मीद थी कि जेनी ओना विरोध करेगी, लेकिन उसकी सजा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, कहीं कोई अप्रिय जटिलता न पैदा हो जाए। वह उसे सबक सिखाएगा और ऐसा करके ओना कबीले को अपनी असली अहमियत दिखाएगा। उसने कुछ पल के लिए अपनी अगली कार्रवाई पर विचार किया और फिर जैसे ही वह बाहर निकला, उसके आसपास की हवा भी विकृत हो गई। आंगन में गूंजते 2 हल्के थप्पड़ों के साथ दोनों लिमिटियर जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरों पर अभी भी अविश्वास के भाव थे। ताजा खून उनके शरीर से बहकर जमीन को लाल कर रहा था और उनके चारों हाथ, जो तुरंत और साफ सुथरे ढंग से अलग हो गए थे, एक कर्कश आवाज के साथ उनके बगल में जमीन पर गिर पड़े। लू यिन जेनी ओना के सामने प्रकट हुआ और अपना हाथ उठाकर धीरे से जेनी ओना के चिकने गालों को छुआ। इस परिणाम ने जेनी ओना को अंदर तक झकझोर दिया। ये कैसे संभव है? हालांकि दोनों लिमिटियरों ने किसी भी युद्ध तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी वे लिमिटियर थे। इसके बावजूद वे लगभग तुरंत ही बुरी तरह घायल हो गए। जेनी ने जमीन पर फैलते हुए लाल खून को देखा और उसे खतरे का तीव्र एहसास हुआ। उसने लू यिन के उस हाथ से बचने की कोशिश भी नहीं की जो उसके चेहरे को सहला रहा था। मैं इस बार तुम्हारी शरारत बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन हद से ज्यादा मत करना। अगली बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लू यिन की शांत आवाज सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा पहले भी महसूस हुआ था, जब एस्ट्रल 10 की परीक्षा के दौरान वह लगभग मरते मरते बची थी। वह एक अविस्मरणीय अनुभव था, लेकिन वही भावना इस आदमी, उसके कथित मंगेतर के साथ फिर से उभर आई थी। लू यिन मुस्कुराते हुए बोले, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कोई उपहार नहीं दिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उनके हाथ में एक बेहद खूबसूरत अंगूठी प्रकट हुई। यह एक साधारण अंगूठी थी जिसमें कोई विशेष क्षमता नहीं थी, जिसे उन्होंने पासे से पिल्फर रोल करके प्राप्त किया था। इसकी कारीगरी बेहद प्रभावशाली थी और इसकी कीमत काफी अधिक होनी चाहिए थी। ओना कुल की सबसे बड़ी बेटी के लिए यह एक उत्तम उपहार था। जेनी ओना अभी भी अचंभित थी और केवल अंगूठी को देखती रह गई, अवाक। लू यिन ने दोहराया, इसे ले लो, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। जेनी ओना कांप उठी। संयोगवश खून उसके पैरों की ओर बढ़ रहा था। वह बेहद डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लू यिन ने उसका बर्फ जैसा सफेद हाथ थाम लिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। उसने कहा, सुंदर, यह मुलाकात सुखद रही, अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसने शुशान ओना को विदाई नहीं दी, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि ओना कबीले का मुखिया उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। शुशान ओना को उसके द्वारा उठाए गए इन कदमों से लू यिन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही लू यिन कोने से मुड़ा और उसकी आकृति ओझल हो गई, जेनी ने धीरे धीरे फैलते खून के पोखर से बचने के लिए तुरंत एक कदम पीछे हट गई। वह हौंफ रही थी और अब जाकर उसे समझ आया कि क्या हुआ है। उसने अपने हाथ में पहनी हुई खूबसूरत अंगूठी को देखा और उसे फेंक देने का सोचा, लेकिन लू यिन की बर्फीली निगाहें उसके दिमाग में बार बार कौंध गईं और सामने खड़े 2 लिमिटियरों की दयनीय हालत तो अभी बाकी थी ही। आखिरकार उसने अंगूठी को हाथ में ही रहने देने का फैसला किया। दूर से रॉकी ओना ने आह भरी, भाई, वह वाकई आसान नहीं है। वह फ्लैश का इस्तेमाल इतनी कुशलता से कर सकता है कि उसकी तकनीक अधिकांश लिमिटियरों की समझ से परे है, क्योंकि वह अपनी हरकतों से लगभग शून्य को चकनाचूर कर सकता है। उसका शरीर इसे कैसे संभाल पाएगा? ये बहुत तेज होना चाहिए। जुशान ओना के चेहरे पर विस्मय का भाव था। वह न केवल उस युवक की शक्ति से, बल्कि उसके क्रियान्वयन से भी चकित था। महज कुछ ही सेकंड में उसने जेनी को वश में कर लिया था। उसकी रणनीति चाहे जो भी रही हो, इस राजा ज़िशान की क्षमताएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक थीं। वह स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था जितना उसे पहले बताया गया था। भाई, एस्ट्रल 10 वाकई असाधारण चीज होनी चाहिए अगर इसने उसे सिर्फ कुछ महीनों में इतना बदल दिया, रॉकी ओना ने टिप्पणी की।
जुशान ओना ने शांत भाव से उत्तर दिया, इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। वे दोनों लिमिटियर बहुत कमजोर थे, यहाँ तक कि यू अकादमी के हॉल मास्टर भी उन्हें हरा सकते हैं। और लिटिल यिन ने तो परिषद के एक लिमिटियर को आसानी से नष्ट कर दिया था। वे दोनों तो लू यिन के जूते उठाने के भी लायक नहीं हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वे हमें शर्मिंदा ही करेंगे। आमतौर पर मेरा ओना वंश बेक ऑफ होकर काम करता है। ये जेनी के लिए भी एक चेतावनी है। रॉकी ओना इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। जेनी जरूर डर गई होगी। यह उसके लिए एक अच्छा अनुभव साबित होगा, अन्यथा राजा जिशान से शादी करने के बाद उसे सचमुच कष्ट भोगना पड़ेगा। अभी सच्चाई का सामना करना बेहतर है बजाय बाद में सामना करने के। रॉकी ओना ने सहमति में सिर हिलाया। ओह, हमें भी राजा जिशान को जवाब में एक उपहार भेजना चाहिए। कंजूसी मत करो। समझ गया, मैं ये काम टॉरी को सौंप दूंगा। जुशान ओना ने एक पल सोचा लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा। पूरी दुनिया में जेन्यू स्टार अंतरिक्ष स्टेशनों को सील कर दिया गया था और सभी निगरानी उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया गया था। एक अंतरिक्ष यान का केबिन दरवाजा खुला और वैंडी युशान बाहर निकली। जुएलैंग, डिओ, पीच और बजीर पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। वैंडी युशान को देखकर बाजीर की आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़ा और आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए बोला, प्रतिनिधि वैंडी, आपकी यात्रा कठिन रही होगी। वैंडी युशान ने कहा, मानो उसने उसकी ओर लगभग ध्यान ही नहीं दिया हो। जू लैंग और अन्य कप्तान भी आगे आए। हम 5वीं राजकुमारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तीनों का रवैया बेहद विनम्र था, यहाँ तक कि डोरेन युशान का सामना करते समय भी इससे कहीं अधिक। इसका कारण वैंडी युशान की ताकत थी। वैंडी युशान की निगाहें उन सभी पर घूमी और अंत में पीच पर आकर रुक गईं। पीच की चौकस निगाहों के सामने उसने ढेर सारे स्नैक्स निकाले। तुम्हारे लिए। आप देख रहे हैं एमडी कल्टिवेशन नॉवल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वैंडी के उपहार से पीच बेहद खुश हुई और उसने तुरंत नाश्ता ले लिया। उसका छोटा सा चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने वैंडी युशान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। वैंडी युशान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे यहाँ जल्दी में आना पड़ा, इसलिए मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई। मैं आपके सबसे पसंदीदा स्नैक्स की उत्पादन लाइनें जेन्यू स्टार में स्थानांतरित कर दूंगी। वैंडी की घोषणा से कई लोग स्तब्ध रह गए। ये कुछ ज्यादा ही नाटकीय लग रहा था। पीच ने भी सिर हिलाया। इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन स्नैक्स का एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी है, वरना मैं इन्हें इतना पसंद क्यों करती। वैंडी युशान ने अपना सिर उठाया। ये सच है, कुछ लोग अपने प्रिय की कद्र करना नहीं जानते। फिर वह आगे बढ़ी और गायब हो गई। जुए लैंग और बाकी लोग चौंक गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चली गई। वैंडी बहुत शक्तिशाली थी। वजीर की निगाहों में उत्साह झलक रहा था और थोड़ी सी मोहकता भी, लेकिन उसने उसे तुरंत दबा लिया। वैंडी युशान बेहद खूबसूरत थी, उनमें स्वाभाविक वीरता थी और उनकी तलवार ने इन सबको और भी निखार दिया था। उनसे एक विजेता की स्वाभाविक आभा निकल रही थी। वजीर भी उनके प्रशंसकों में से एक था, लेकिन उसने अपने विचारों को अच्छी तरह छिपा लिया और उन्हें जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसकी आदर्श वैंडी युशान थी। वैंडी उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाती और वजीर जानता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अफसोस की बात यह थी कि यह कहना मुश्किल था कि किसी भी क्षण उसके गुस्से का शिकार कौन हो सकता है। जैसे ही वजीर के मन में एक आदमी की छवि कौंधी, उसके मन में दया का भाव उमड़ आया। शाही महल के बगीचों में अमर युशान चुपचाप एक बैंगनी पौधे का अवलोकन कर रहा था। तभी शांत आंखों और गंभीर चेहरे के साथ वैंडी युशान उसके पीछे प्रकट हुई। अमर युशान ने पीछे मुड़कर कहा, पिछली बार के मुकाबले तुम और भी ज्यादा तमीज खो चुके हो। वैंडी युशान ने अपने पिता की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को अनसुना कर दिया और बैठ गई। मैंने उन यूनिवर्स में दखल देने वालों में से लगभग आधे को मार डाला। अमर युशान ने आह भरी। मैंने सुना, लगता है मैं एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह नहीं कर सकता। मेरी बेटी को मेरी ओर से यह जिम्मेदारी निभानी पड़ी। वैंडी युशान ने अमर युशान को घूरते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं सब कुछ देख रही होती तो उनके पीछे के पूर्वज भी बाहर आ जाते तो कोई बात नहीं होती। अमर युशान ने सिर हिलाया। अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना अच्छा विचार नहीं है। 10,000 तलवार शिखर सबसे शक्तिशाली संगठन नहीं है और यद्यपि 10 मध्यस्थ शक्तिशाली हैं, फिर भी इसमें शामिल सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखना आवश्यक है। अक्सर कानून और वास्तविकता के बीच एक खाई होती है, हालांकि ये खाई हम सभी को नष्ट कर सकती है। वैंडी युशान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, भले ही वे अपने सारे छिपे हुए पत्ते इस्तेमाल कर लें, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अमर युशान मुस्कुराए। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है, लेकिन ब्रह्मांड की हवाएं हमेशा बदलती रहती हैं। वह व्यक्ति भी अमर नहीं है। तुम कैसे यकीन कर सकती हो कि अमरता की पुस्तक पर उसका कोई इरादा नहीं है? भले ही मेरे पास वह पुस्तक होने की संभावना नगण्य हो, लेकिन इतनी संभावना भी उसके लिए तुम्हें छोड़ने के लिए काफी हो सकती है। वैंडी युशान ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, पिताजी, आप अब भी बहुत संकीर्ण सोच वाले हैं। क्या आपको सच में लगता है कि अमर नियमावली हर किसी के लालच को बाहर निकाल सकती है? मेरे पीछे खड़े व्यक्ति को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और न ही 10 निर्णायकों को। अमरता के आकर्षण का विरोध कोई नहीं कर सकता, अमर युशान ने आह भरते हुए उत्तर दिया। एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यह समझ जाएगा कि कोई भी वास्तव में अमर नहीं हो सकता। मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 निर्णायकों में से एक भी अमरता के नियमावली को हथियाना नहीं चाहता। अगर वे जरा सा भी अपने इरादे जाहिर कर दें तो महान यू साम्राज्य और मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अमर युशान ने सिर हिलाया। शायद आप सही हैं। ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। अब जब आपने विवाद का केंद्र मुझसे हटाकर अपने ऊपर केंद्रित कर लिया है, तो आगे आपकी क्या योजना है? उसने घमंड से जवाब दिया, जो कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। ऐसा लगता है कि आपको अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहेंगे? अमर युशान ने सुझाव दिया। उनके होंठ हल्के से ऊपर उठे और मुस्कान की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वैंडी युशान ने निमंत्रण स्वीकार न करते हुए मुंह फेर लिया।
यद्यपि उसे विश्वास था कि वह कई शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त कर सकती है, पर वह जानती थी कि अपने पिता के सामने वह शक्तिहीन होगी। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी, फिर भी वे लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रहे एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी युद्ध क्षमता अंतरलोक के कई लोगों से कहीं अधिक थी और बहिर्लोक के मानकों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। अन्यथा अंतरलोक की शक्तियां अमर युशान की मृत्यु की खबर मिलने तक कार्रवाई करने का इंतजार नहीं करती। पिताजी, साम्राज्य का सचमुच पतन हो गया है। अगर आपने आखिरी समय में वह नाटक न किया होता और सबको धोखा न दिया होता तो जुए लैंग और बाकी लोग यूनिवर्स के महाशक्तियों को रोक नहीं पाते। और यू अकादमी तो सचमुच बहुत कमजोर है। मैं तो उन्हें देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेंडी युशान ने अपने घमंडी लहजे में आलोचना की। अमर युशान हंसा और वेंडी को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। उसकी यह नखरीली बेटी आज भी उतनी ही प्रतिस्पर्धी थी जितनी वह अपने बचपन में थी। अगर वह उससे बहस में नहीं जीत पाती तो वह हमेशा किसी और तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करती। वह इस तरकीब का बार बार इस्तेमाल करती थी, लेकिन इससे उसके तर्क गलत साबित नहीं होते थे। आंतरिक जगत की तुलना में शुट्स को छोड़कर महान यू साम्राज्य की युवा पीढ़ी वास्तव में बहुत कमजोर थी। दरअसल अब लिटिल यिन भी था। वह एस्ट्रल 10 का सबसे होनहार छात्र था और शुट्स से भी आगे निकल चुका था। छोटे बदमाश, पिताजी ने कुछ भी व्यवस्था नहीं की थी और मैं लगभग मर ही गया था, अमर युशान ने धीमी आवाज में कहा। इस खुलासे से वेंडी युशान स्तब्ध रह गईं और उन्होंने अमर युशान को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने उत्तर दिया, असंभव। आपकी हालत में काफी सुधार हुआ है और इस अवस्था में आप कम से कम 100 साल और जी सकते हैं। अमर युशान ने मुस्कुराते हुए वेंडी को असलियत बताई। वेंडी चौंक गई और तुरंत पूछा, उसकी जन्मजात प्रतिभा क्या हो सकती है कि वह एक बैंगनी तारे को लगभग एक विशाल तारे में बदल सकता है। एक बार एक पासा प्रकट हुआ जिसके चारों ओर कड़ाके की ठंड थी। मुझे सटीक विवरण याद नहीं है। वेंडी युशान चुप हो गई। उसका दाहिना अंगूठा उसकी तलवार की मूठ को सहला रहा था और वह गहरी सोच में डूबी हुई बुदबुदा रही थी। ब्रह्मांड में कई विचित्र जन्मजात वरदान हैं। अगर राजा ज़िशान के पास सचमुच एक बैंगनी तारे को विशाल तारे में बदलने की क्षमता है तो यह एक बहुत ही मूल्यवान क्षमता है। विशाल तारा तो अंतरलोक में भी एक दुर्लभ खजाना है। पता लगाओ कि उसकी जन्मजात प्रतिभा क्या है। वेंडी ने सीधे सीधे अपनी बात रखी। अमर युशान ने वेंडी को कड़े शब्दों में देखते हुए कहा, उन्होंने खुद कहा है कि बैंगनी तारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। अगर वह नहीं बोलते हैं तो हम उन पर दबाव नहीं डालेंगे। मैं जानता हूं कि उसकी जन्मजात प्रतिभा विशेष हो सकती है, लेकिन यह इतनी मूल्यवान नहीं हो सकती जब तक कि उसकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में एक बैंगनी तारे को एक विशाल तारे में न बदल दे। तब मेरे लिए उसके पक्ष में बोलना और वजीर के साथ उसके विवाद को सुलझाना सार्थक होगा। अमर युशान की आंखें दहक उठीं। क्या उसकी अहमियत सिर्फ इस बात की है कि तुम बोलो और झगड़े को शांत करो? क्या तुम्हें पता है कि वजीर की वजह से उसे किस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी? वेंडी को लुयिन की शर्मिंदगी की जरा भी परवाह नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है कि इस ब्रह्मांड में ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते हैं। वजीर ताकतवर है, इसलिए वो जो चाहे कर सकता है। अगर किसी को दोषी ठहराना है तो वो वजीर ही है, क्योंकि उसे अपनी हद का पता नहीं था। मैं उसकी ओर से सिर्फ इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि उसके पास जन्मजात विशेष प्रतिभा है। अगर कोई और होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक तुम्हारी जान बचाने के बदले में मैं उसे किसी और अकादमी में भेज दूंगी। एस्ट्रल 10 तो बिल्कुल बेकार है। तुम उसे दूसरी अकादमियों में स्थानांतरित कर सकती हो, लेकिन तुम तो एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी की छात्रा भी नहीं हो। अमर युशान को अपनी बेटी की योजनाओं पर संदेह था। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? ये वीनस नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत सस्ती है। वेंडी ने आत्मविश्वास से हंसते हुए जवाब दिया, पिताजी 10,000 स्वॉर्ड्स पीक के कई शिष्य एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी के छात्र हैं। मैं उनकी वरिष्ठ हूं, इसलिए किसी एक व्यक्ति को अकादमी में दाखिला दिलाने के लिए मेरे शब्द ही काफी हैं। ये बहुत आसान है। अमर युशान चुप हो गया। उसे लगा कि उसकी बेटी बहुत घमंडी है, लेकिन साथ ही उसकी बातें उसकी ताकत और ऊंचे ओहदे से पुष्ट थीं। पर ब्रह्मांड का एक नियम है, दूसरों को नीचा मत समझो। वजीर ने नन्हे यिन को जो शर्मिंदगी दिलाई थी वह महज शब्दों से दूर नहीं हो सकती थी। अगर वेंडी ने अपनी ताकत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश की तो नन्हा यिन और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएगा। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो ठीक था, लेकिन अगर एक दिन वह अद्वितीय शक्ति बन गया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। अमर युशान को बस यही लग रहा था कि वेंडी ने इस तरह की धृष्टता शायद पहली बार नहीं दिखाई थी। उसने अनगिनत लोगों को नाराज किया था, लेकिन 10 मध्यस्थों की प्रतिष्ठा के कारण किसी ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन दुनिया में कुछ भी अटल नहीं है और 10 मध्यस्थ हमेशा के लिए अजेय नहीं रह सकते। छोटे शैतान, मेरी बात सुनो। कभी कभी नीचे से भी देखो। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल ऊपर से देखने पर ही नहीं समझा जा सकता, उन्होंने सलाह दी। वेंडी तेजी से घूमी और गुस्से से बोली, पिताजी आप भी पहले ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और जानते होंगे कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से यह नहीं समझते कि नीच जीवन जीना कैसा होता है। निरंतर और अधिक ऊंचाइयों की खोज करके ही हम अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकते हैं। मुझे बस लगातार ऊपर की ओर देखना है। फिर उसने अपने सामने के शून्य को चीर दिया, उसमें प्रवेश किया और गायब हो गई। अमर युशान ने आह भरी। वह बिल्कुल सही थी। वह भी कभी उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, इसलिए उसके मन में भी वही विचार थे। एस्ट्रल कॉम्बैट रैंकिंग में शीर्ष 20 शिखर नहीं थे, क्योंकि अभी भी शीर्ष 10 थे और उसके बाद शीर्ष 5 और उनसे ऊपर 10 मध्यस्थ और उनसे भी अधिक प्राचीन और शक्तिशाली पूर्वज थे। हालांकि उन वरिष्ठों ने तयशुदा मॉडलों के अनुसार साधना नहीं की थी, फिर भी समय के साथ वे अकल्पनीय रूप से भयानक हो गए थे। लू यिन के औना कबीले को छोड़ने के बाद वह अपने अंतरिक्ष यान में सवार होकर राजा ज़िशान के महल की ओर चल पड़ा। वापसी के रास्ते में उसने महान यू साम्राज्य से जुड़ी हर बात की समीक्षा की। अमर युशान ने ज़िशान कबीले के खजाने के बारे में ये किंवदंतियां क्यों गढ़ीं? क्या ये वास्तव में विभिन्न आंतरिक शक्तियों के विरुद्ध एक साजिश थी? मेरे परिवार ने तो इन्हीं किंवदंतियों के कारण मुझे राजा ज़िशान की पहचान दे दी।
इतना तो तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन सिल्वा का क्या? वह नवमानव गठबंधन से है, तो उसे महान यू साम्राज्य की इतनी विस्तृत जानकारी कैसे है? क्या यह अमर नियमावली के कारण है? नवमानव गठबंधन की शक्ति तो प्रबल थी, लेकिन वह केवल छुपकर ही कार्य कर सकता था। कई आंतरिक शक्तियों ने विशेष रूप से महान यू साम्राज्य से निपटने के लिए खुद को छिपा लिया था और अमर युशान के पतन की प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि महान यू साम्राज्य में नवमानव गठबंधन का प्रभाव और शक्ति आंतरिक शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती थी, तो फिर उन्हें साम्राज्य के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? केवल दो ही संभावनाएं थीं। पहली यह कि नवमानव गठबंधन को पूरा यकीन था कि अमर नियमावली अमर युशान के हाथों में है, और इसीलिए उन्होंने महान यू साम्राज्य की जांच पड़ताल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा गठबंधन का कोई और उद्देश्य भी हो सकता था। लू यिन को सिल्वा द्वारा खुद पर विशेष ध्यान दिए जाने की याद आई और उसने अनुमान लगाया कि सिल्वा के कुछ अन्य इरादे जरूर होंगे। इसके अलावा लू यिन के परिवार ने उसे विशेष रूप से नवगठित महान यू साम्राज्य युवा परिषद में शामिल होने का रास्ता खोजने के लिए कहा था। अमरता की पुस्तक प्राप्त करने के अलावा उनका कोई और लक्ष्य भी अवश्य होगा। लू यिन की आंखों में चमक आ गई। महान यू साम्राज्य में निश्चित रूप से ऐसे और भी रहस्य छिपे होंगे जिन्हें उसने अभी तक उजागर नहीं किया है। जैसे ही लू यिन का अंतरिक्ष यान उतरा, भव्य राजा ज़िशान महल उसके सामने प्रकट हो गया। अचानक उसके सामने का आकाश विकृत हो गया और वहां से एक प्राचीन तलवार लिए एक अद्वितीय सुंदरी बाहर निकली, जिससे अंतरिक्ष यान लगभग फटने की कगार पर आ गया। लू यिन ने अपने अंतरिक्ष यान के लगभग नष्ट होने की परवाह नहीं की। वह केवल उस महिला को घूरता रहा, वेंडी युशान। वेंडी युशान शून्य से गुजरते हुए अनजाने में लू यिन के सामने आ गई। उसने लू यिन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब भाव कौंधा, लेकिन उसके पूरे शरीर के गायब होने से पहले ही वह भाव तेजी से गायब हो गया। जैसे ही आसपास का माहौल सामान्य हुआ, लू यिन की आंखों में चमक आ गई। ये सपना हो सकता था, लेकिन उस महिला की शक्ल पहचान में कोई शक नहीं था। वह निश्चित रूप से वेंडी युशान थी। उसने उसे पहचान लिया था, लेकिन कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। ये वेंडी युशान के साथ लू यिन की पहली मुलाकात थी। उसकी निगाहें शांत थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह हर चीज को बिना किसी अहंकार के सामान्य रूप से देख रही हो। लेकिन वास्तव में यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह लू यिन समेत किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को महत्व नहीं देती थी। लू यिन ने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात वेंडी युशान से यहाँ होगी। क्या यही नियति है? अगली मुलाकात के हालात क्या होंगे, ये जानना नामुमकिन था, और इस सोच से लू यिन अचानक उत्साहित हो गया। उसे वेंडी युशान का शांत चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं था और वह दिल से चाहता था कि उसकी शांति भंग हो जाए। अगली मुलाकात में उसे उम्मीद थी कि उसके कार्यों से उस महिला की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ जाएगी, या समझ न आने की वजह से, या शायद पछतावे की वजह से भी। एस्ट्रल कॉम्बैट टूर्नामेंट उसके लिए पूरे ब्रह्मांड के सामने खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका होगा। लू यिन के घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद पीच एक परेशान चेहरे के साथ वहां पहुंची। लू यिन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी दोस्त को खो दिया। पीच ने बेहद प्यारे चेहरे के साथ लू यिन से ईमानदारी से माफी मांगी। लू यिन मुस्कुराते हुए दिलासा देते हुए बोला, पीच, बाइजू एक वयस्क है और अपने व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदार है। खो जाना उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। पीच ने हठपूर्वक कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके गायब होने पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लू यिन चौंक गया, क्योंकि उसे लगा था कि जब दूसरे राजकुमार ड्यूक युशान के भाग जाने के बाद यू अकादमी में अफरा तफरी मच गई थी, तब बाइजू उससे बिछड़ गई होगी। उस समय यू अकादमी का एक हिस्सा अकादमी परिसर छोड़कर चला गया था, और यह बहुत संभव था कि बाइजू भी उनके साथ चली गई हो, क्योंकि उसमें एक जन्मजात प्रतिभा थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ और भी बातें शामिल हो सकती हैं। कैसे? पीच को भी नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता। क्या वह पहले दौर में ही बाहर नहीं हो गई थी? पीच ने सिर हिलाया। नहीं, वह छठी इंपीरियल स्क्वाड्रन के शिविर में लापता हो गई। किसी महाशक्तिशाली योद्धा को उसे ले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की अवशिष्ट तारा ऊर्जा का आभास नहीं हुआ। मैंने इसकी सूचना महाराज को दी है, और उन्होंने कहा है कि केवल एक हंटर या उससे ऊपर का शक्तिशाली योद्धा ही ऐसा कर सकता था, और वह कोई साधारण हंटर भी नहीं रहा होगा, क्योंकि सम्राट को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। पीच की बातें सुनकर लू यिन चौंक गई। जो कोई अमर युशान से अपनी गतिविधियों को छुपा सकता है, वह निश्चित रूप से कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति ही होगा। लेकिन बाइजू ही क्यों? और झांग डिंगटियन, सेरुजेन, जूसान भी गायब हैं। क्या इन सब का गायब होना इस रहस्यमय महाशक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है? ये सब बहुत साधारण थे और इनमें एकमात्र समानता पृथ्वी से आना था। लेकिन पृथ्वी तो एक साधारण ग्रह होना चाहिए, जिसका किसी महाशक्तिशाली व्यक्ति से कोई संबंध न हो। लू यिन असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसने पीच से कहा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए खुद को दोष मत दो। पीच ने उदास चेहरे से सिर हिलाया। वह बाइजू को पसंद करती थी, लेकिन वह महिला उसकी निगरानी में गायब हो गई थी। पीच थोड़ी देर बाद चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने लू यिन को बताया कि वेंडी उसके लिए इनवल से बहुत सारे स्नैक्स लाई है। लू यिन समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसके पास अब और स्नैक्स नहीं थे, इसलिए उसने उसे हल्के से दूर धकेल दिया। पीच के जाने के कुछ ही समय बाद टोरी ओना वहां पहुंची। महामहिम राजा ज़िशान, ये ओना वंश की ओर से आपके लिए स्वागत उपहार है। कृपया हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें, टोरी ओना ने लू यिन को एक सूचना चिप सौंपते हुए कहा। लू यिन ने चिप प्राप्त की और टोरी ओना की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कृपया ज़िशान ओना को मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा। टोरी ओना ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चली गई। लू यिन ने चिप को अपने गैजेट में डाला और पाया कि यह वास्तव में नामों की एक सूची थी, और स्पष्ट रूप से कहें तो यह उन लोगों के नामों की सूची थी जो कभी ज़िशान कबीले के प्रति वफादार थे। सिगमंड मैथस का नाम भी सूची में था। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें गद्दार करार दिया गया था। नामों की यह सूची सिल्वर की सूची से काफी मिलती जुलती थी। यह अधिक विस्तृत थी, लेकिन दोनों सूचियां मूलतः एक जैसी थीं। यह सूची ओना कबीले की लू यिन के प्रति ईमानदारी को दर्शाती थी।
अगर सिल्वर का उपहार ना होता तो लू यिन इसे पाकर बेहद खुश होता, लेकिन चूंकि यह पहले से मौजूद जानकारी की एक प्रति मात्र थी, इसलिए इस उपहार का उसके लिए कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं था। यहाँ तक कि पैसा भी इससे बेहतर होता। लू यिन ने चिप को चूर चूर कर दिया और अपने गैजेट को देखते हुए कुछ याद किया। मास्टर वुशिंग ने एस्ट्रल 10 छोड़ने से पहले लू यिन को कई निर्देश दिए थे। उनमें से एक ये था कि लॉकर ब्रेकर के रूप में उसकी स्वीकृति को अंतिम रूप देने के लिए नेटवर्क की प्रतीक्षा करें। लू यिन को पता नहीं था कि यह प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं, लेकिन उसने मास्टर वुशिंग द्वारा दिए गए कोड को दर्ज कर दिया। पंजीकरण इंटरफेस तुरंत उसकी स्क्रीन पर खुल गया। लॉकर ब्रेकर सोसाइटी के लिए अपना सीरियल पहचान नंबर दर्ज करने और प्रमाणीकरण के कई चरणों से गुजरने के बाद लू यिन को अंततः एक संदेश दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, लॉकर ब्रेकर के रूप में सफलतापूर्वक सत्यापित होने पर बधाई हो, लू यिन। कृपया एक छद्म नाम चुनें और अपनी महान ताला तोड़ने की यात्रा शुरू करें। लू यिन की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत एक छद्म नाम दर्ज किया, 7वां भाई। कुछ देर बाद स्क्रीन सामान्य इंटरफेस में बदल गई। वहां लॉकर ब्रेकर से संबंधित कई गाइड और नियम थे और नीचे दाएं कोने में एक चमकता हुआ आइकन भी था। कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लू यिन ने उत्सुकता से आइकन खोला तो उसे ब्रह्मांड भर से बधाई संदेशों की बाढ़ मिली। भेजने वालों में ब्रह्मांड के विभिन्न साम्राज्य, कुल, कंपनियां, संस्थान और यहां तक कि अनुसंधान संगठन भी शामिल थे। बधाई संदेश इतने अधिक थे कि वह लगभग अभिभूत हो गया। हालांकि उसे पता था कि लॉकर ब्रेकर्स का रुतबा बहुत ऊंचा है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना ऊंचा होगा। वह तो बस एक नया सदस्य था जिसके नाम कोई उपलब्धि नहीं थी, फिर भी इतने सारे लोग उससे संपर्क करके उसे बधाई देने के लिए दौड़ पड़े थे। ये तो अविश्वसनीय था। उसे यकीन था कि महान यू साम्राज्य भी उसे बधाई देने वालों में शामिल था। लू यिन ने तुरंत मैसेजिंग प्रोग्राम बंद कर दिया। बहुत सारे मैसेज हैं, मेरे पास उन सभी को देखने का समय नहीं है। मैसेजिंग आइकन के पास डिस्प्ले पर एक आइकन चमक उठा जिसके नीचे सोर्स बॉक्स कैटलॉग लिखा हुआ था। लू यिन की आंखें चमक उठीं। उसने मास्टर वुशिंग की किताबें पढ़ी थीं और अब उसे ताला तोड़ने के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी थी। उदाहरण के लिए, जिन वस्तुओं को ताला तोड़कर खोला जा सकता था उन्हें स्रोत बॉक्स कहा जाता था। ब्रह्मांड के अस्तित्व के अनगिनत वर्षों में असंख्य खजाने अस्तित्व में आए, फिर धूल से ढक गए और सीलबंद हो गए। ये स्रोत बॉक्स थे और ताला तोड़ना ही एकमात्र तरीका था जिससे इन्हें मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता था। सोर्स बॉक्स कैटलॉग मूल रूप से ताला तोड़ने वाले वीडियो का एक संग्रह था। कोई भी लॉकर ब्रेकर ताला तोड़ते हुए अपना वीडियो शूट करके सोर्स बॉक्स कैटलॉग में अपने चैनल पर अपलोड कर सकता था। इस चैनल को बेचा, आदान प्रदान किया जा सकता था और यदि उपयुक्त योग्यता हो तो इसे लॉकर ब्रेकर नेट पर भी अपलोड किया जा सकता था ताकि अन्य लोग इसे देख सकें और इसकी सराहना कर सकें। सोर्स बॉक्स कैटलॉग आइकन के चमकने का मतलब था कि लॉक तोड़ने वाले नए वीडियो देखने के लिए उपलब्ध थे। लू यिन ने उत्सुकता से उसे खोला और उसकी आंखों के सामने संदेशों की एक श्रृंखला दिखाई दी। 7th ब्रदर को लॉकर ब्रेकर सोसाइटी में प्रवेश करने पर बधाई। मेविस बैंक ने सोर्स बॉक्स कैटलॉग से 5 वीडियो भेजे हैं। 7th ब्रदर, लॉकर ब्रेकर सोसाइटी में शामिल होने पर आपको बधाई। एक्सोटिक मेटल यूनियन ने सोर्स बॉक्स कैटलॉग से 3 वीडियो भेजे हैं। 7th ब्रदर, लॉकर ब्रेकर सोसाइटी में शामिल होने पर आपको बधाई। शैमरॉक एंटरप्राइजेज ने सोर्स बॉक्स कैटलॉग से 3 वीडियो भेजे हैं। हर संदेश ने लू यिन के दिल को झकझोर दिया। ये सभी संदेश ब्रह्मांड की एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा भेजे गए थे और ऐसे दर्जनों संदेश थे। लू यिन ने उनमें से आधे के बारे में भी नहीं सुना था, लेकिन चूंकि वे लॉकर ब्रेकर नेटवर्क में प्रवेश करके संदेश भेज सकते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से साधारण नहीं थे और संभवतः उनके पास अपने स्वयं के लॉकर ब्रेकर भी थे। मेविस बैंक, शैमरॉक एंटरप्राइजेज, डेनाइट कबीला, फायर रियल्म, तमाम शक्तियों ने लू यिन के प्रति सद्भावना व्यक्त की। लॉकर ब्रेकर की हैसियत को देखते हुए डेनाइट कबीले जैसे शक्तिशाली और प्राचीन परिवार भी घमंड करने की हिम्मत नहीं करते थे। यही वह सम्मान था जो एक लॉकर ब्रेकर को प्राप्त होता था। लू यिन ने एक बार फिर खुशी मनाई कि वह लॉकर ब्रेकर सोसाइटी में सफलतापूर्वक शामिल हो गया था और अब वह एक दूसरी दुनिया का अनुभव करने में सक्षम था। अपनी उत्तेजित अवस्था में लू यिन ने उन शक्तियों द्वारा उपहार में दिए गए सोर्स बॉक्स कैटलॉग वीडियो देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मेविस बैंक का वीडियो देखा। उसने एक विचित्र, विशाल काली चट्टान देखी जो अपने उजाड़ परिवेश से बिल्कुल अलग थी। एक आदमी धीरे धीरे चट्टान की ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह पास आता गया, शून्य फटने लगा। उजाड़ जमीन भी बदल गई। ऐसा लगा जैसे उस आदमी के आने से आसपास के क्षेत्र का संतुलन बिगड़ गया हो, जिससे उसमें दरारें पड़ गईं। शून्य ढहने लगा, लेकिन इसका भी उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वह व्यक्ति अंततः काली चट्टान की तलहटी तक पहुंचा तो उसने शांत भाव से उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वह पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कुछ बुदबुदाया। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद उसने पत्थर के विशिष्ट बिंदुओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया, जिसके दौरान काली चट्टान की सतह पर धीरे धीरे दरारें फैलती गईं और अंततः वह ढह गई। जिस क्षण वह ढही, ऐसा लगा मानो उसके आसपास का खालीपन पूरी तरह से बिखरने वाला हो। उस व्यक्ति ने एक हाथ से उस खालीपन को स्थिर किया और बलपूर्वक उसे फिर से जोड़ दिया। अंततः उजाड़ जमीन हरे प्रकाश की एक परत से ढक गई और उस पर अनगिनत पौधे उगने लगे। उस व्यक्ति के सामने एक विशाल हरा प्रकंद प्रकट हुआ। ये प्रकंद हमेशा से काले पत्थर से ढका हुआ था और अंततः उस व्यक्ति द्वारा इसे मुक्त कर दिया गया। लू यिन चौंक गई। तो ये ताला तोड़ना था। वह काली चट्टान वास्तव में ब्रह्मांड की तारा ऊर्जा और अन्य सभी प्रकार की विशेष ऊर्जाओं का संगम थी जो प्रकंद के चारों ओर समय के साथ निर्मित होकर उसे सील कर दिया था, जिससे वह एक ऊर्जा भंडार में परिवर्तित हो गई थी। और इस वीडियो में इसे सफलतापूर्वक खोल दिया गया था। ये प्रक्रिया देखने में सरल लग रही थी, लेकिन हर कदम जानलेवा खतरे से भरा था। वह पूरा वीरान इलाका सोर्स बॉक्स के दबाव और प्रभाव क्षेत्र में था, जिसका मतलब था कि जो भी उसमें कदम रखता उसे अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता। वह जगह इतनी खतरनाक थी कि जरा से असंतुलन से भी शून्य ढह जाता था। ताला तोड़ने की अपनी कोशिश को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए उस व्यक्ति ने ऊर्जा से बने बाहरी कवच को तोड़ने में पूरा 1 घंटा लगाया था।
यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी जिसमें एक भी गलत कदम उस व्यक्ति की जान ले सकता था, साथ ही सोर्स बॉक्स को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। वीडियो में दिख रहा यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक असाधारण शक्ति संपन्न व्यक्ति था जो पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता था, अन्यथा वह बिखरे हुए अंतरिक्ष को बलपूर्वक फिर से जोड़ नहीं पाता। ताला तोड़ने के लिए न केवल तारों की ऊर्जा पर गहन नियंत्रण और समझ की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए अपार शक्ति की भी आवश्यकता होती है। एक निश्चित स्तर की शक्ति के बिना एक ताला तोड़ने वाला शायद किसी स्रोत बॉक्स के पास भी न पहुंच पाए। लू यिन को मास्टर वुशेंग द्वारा दी गई पुस्तक का शीर्षक पृष्ठ याद आया। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, ब्रह्मांड में दो एक जैसे स्रोत बॉक्स मौजूद नहीं हैं। हर ताला तोड़ने की प्रक्रिया अपने आप में अनूठी थी और यही मुख्य कारण था कि ताला तोड़ने के लिए तारा ऊर्जा पर असाधारण रूप से उच्च नियंत्रण और उससे भी अधिक अनुभव की आवश्यकता होती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों हजारों ताला तोड़ने वाले लगातार सोर्स बॉक्स कैटलॉग पर अन्य ताला तोड़ने वालों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो देखते और उनका अध्ययन करते रहते थे। अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाकर एक ताला तोड़ने वाला न केवल अपनी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बना सकता था, बल्कि जीवित रहने की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता था। लॉकब्रेकर्स को ब्रह्मांड में एक ऊंचा दर्जा प्राप्त था, लेकिन इसके बदले उन्हें एक अकल्पनीय खतरे का सामना करना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सोर्स बॉक्स ब्रह्मांड द्वारा सील किए गए थे और किसी भी सोर्स बॉक्स को खोलना मूलतः स्वयं ब्रह्मांड के विरुद्ध एक लड़ाई थी। लू यिन ने जीभ चटकाते हुए कुछ अपशब्द बुदबुदाए जो सुनाई नहीं दिए। वह उस वीडियो को दोबारा देखना चाहता था, लेकिन अब वह उसे देख नहीं पा रहा था। हर वीडियो को सिर्फ एक बार देखा जा सकता था और दोबारा देखने के लिए उसे पैसे देने पड़ते। धिक्कार है। लू यिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अगला विकल्प चुन लिया। इस बार दृश्य समुद्र की गहराई में था। वीडियो का कोण पैनोरेमिक नहीं था, बल्कि उसमें केवल 2 हाथ दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अपने गैजेट का उपयोग करके वीडियो बनाया था, जिसका अर्थ है कि इस लॉकब्रेकर ने वीडियो स्वयं शूट किया था। बर्फ जैसे सफेद हाथ स्पष्ट रूप से एक लड़की के थे। जैसे जैसे कैमरा हिलता गया और वीडियो आगे बढ़ता गया, लू यिन की नजर आखिरकार सोर्स बॉक्स पर पड़ी। इस बार वह एक मछली थी, या अधिक सटीक कहें तो एक जमी हुई मछली जो एक भूरे रंग के पदार्थ में फंसी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि इस मछली को कितने समय से सीलबंद रखा गया था, लेकिन इसके चारों ओर एक प्राचीन आभा थी। सीलबंद स्रोत बॉक्स धीरे धीरे समुद्र तल से ऊपर तैरने लगा। जब वह प्रकट हुई तो लाल आंखों वाले अनगिनत समुद्री जीव चारों ओर से उस महिला पर हमला करने के लिए उमड़ पड़े। महिला ने अपने हाथ हिलाए और पल भर में पानी खून से लाल हो गया। उन समुद्री जीवों में से सबसे शक्तिशाली भी केवल एक मेल्डर के बराबर ही ताकतवर था और अधिकांश तो केवल सेंटिनल के स्तर के ही थे। वीडियो में दिख रही महिला एक लिमिटियर थी और उसने अपने हाथ के एक इशारे से ही उन सभी को आसानी से हरा दिया। लिमिटियर्स आमतौर पर जूनियर लॉकब्रेकर ही होते थे, इसलिए उनके वीडियो ने लू यिन की बहुत मदद की। पहला वीडियो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत था। कौन जानता था कि उस स्तर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। समुद्री जीवों को हटा देने के बाद महिला ने जमी हुई मछली को आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे अपने हाथों से सहलाया, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। लू यिन ने अनुमान लगाया कि वह मछली की सतह को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपनी तारा ऊर्जा का उपयोग कर रही थी ताकि वह उस पर जमी धूल को बेहतर तरीके से तोड़ सके। काफी देर बाद मछली की सतह पर जमी काली धूल भरी सामग्री धीरे धीरे हल्की होने लगी। पहले ये गहरे भूरे रंग की थी, लेकिन अब ये राख जैसे भूरे रंग की हो गई थी और हर गुजरते मिनट के साथ हल्की होती जा रही थी। 2 घंटे बाद मछली पर जमी सारी धूल गायब हो गई। मछली ने अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वह चमकीले रंगों से भरी हुई थी और उसकी आंखों में एक ज्ञानवर्धक आभा झलक रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक अनमोल नमूना था। वीडियो वहीं समाप्त हो गया। मछली की क्षमताओं या उपयोगों का खुलासा नहीं हुआ। वीडियो के मालिक ने इसे छिपा दिया था। हर स्रोत बॉक्स मूल्यवान था, लेकिन सीलबंद खजाने समय के साथ धीरे धीरे खराब होकर नष्ट हो जाते थे। कभी कभी सील हटाने के बाद अंदर कुछ भी नहीं बचता था। हालांकि सीलबंद स्रोत बॉक्स मिलने वाला कोई भी व्यक्ति इसे खुलवाने के लिए उत्सुक रहता था, क्योंकि हमेशा यह संभावना रहती थी कि उसके अंदर कोई अद्भुत वस्तु छिपी हो।